नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं और अगले 2.5 घंटे में हम आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपके लिए अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आएंगे और इसके अलावा खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिख सकता है उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज सुबह के सबसे बड़े 4 ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए उस पर फोकस करेंगे। डाउ जोन्स 380 अंक टूटा, गिफ्ट निफ्टी 23,900 के पास। याद रखें, अमेरिकी बाजारों से आज सुबह जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई 14 महीने के ऊपरी स्तर पर। सितंबर आईआईपी ग्रोथ 3% से ज़्यादा आया, लेकिन महंगाई पर सबकी चिंता रहेगी। बीएसई जीएसएफसी के अच्छे नतीजे। पीएनबी हाउसिंग में आज ब्लॉक डील हो सकती है। प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। कल के बंद भाव से 4% डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील हो सकती है, जिसके चलते पीएनबी हाउसिंग पर भी अपनी नजर रखें। स्विगी और एक्मे सोलार की लिस्टिंग आज होती हुई नजर आएगी। निफ्टी कंपनियों में आयशर मोटर्स के नतीजे आज आएंगे। याद रखें, कुछ दिन बचे हैं दूसरी तिमाही के नतीजों में, लेकिन निफ्टी कंपनियों में आयशर मोटर्स के नतीजों और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर सबकी नजर रहेगी। तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स थे जहां पर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए नजर रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 से 100 अंकों की गिरावट के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में अभिषेक, पिछले हफ्ते जो तेजी दिखी थी वो थोड़ी सी कमजोरी के ट्रेंड कल और आज निकल कर आ रहे हैं। बताएं, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत है? अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप जो सारे के सारे जो ट्रिगर्स बता रही थी, जो दूसरे नंबर का जो ट्रिगर था ना भारतीय बाजारों को आज शायद ज़्यादा परेशान करे, और वो है रिटेल महंगाई दर का 14 महीने के नए शिखर पर पहुंच जाना, ऊंचाई पर पहुंच जाना। अब 6% के पार निकल गई है रिटेल महंगाई दर, और जो आरबीआई का जो कह सकते हैं कि टॉलरेंस बैंड है वो है 2 से 6% का, और अब 6% के भी ऊपर है। आंकड़ों से ज्यादा चिंता अब इस बात की है कि जो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आरबीआई अपनी दरों में कटौती करेगा, शायद उसमें अब थोड़ी सी डिले होगी। क्योंकि होता यह कि जब दरें घटती हैं तो लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में आता है। लिक्विडिटी का जब फोर्स आता है तो फिर से महंगाई को ही ट्रिगर करता है अल्टीमेटली। तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंता फिर से बाजार के लिए बढ़ गई है। लेकिन एफआईज की चिंता लगातार चल रही है। 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग नवंबर में अब तक हो गई है। पिछले महीने हमने देखा था कि 1,15,000 करोड़ रुपए की सेल ऑफ आई थी कैश में एफआईज की ओर से, और 27 सितंबर के बाद लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब एफआईज की तरफ से 1 रुपए की भी खरीदारी का आंकड़ा आया हो। लगातार बिकवाली चल रही है। ये सारे की सारी चिंताएं हैं, और यही चिंताएं भारतीय बाजारों को आज भी शायद परेशान करेंगे। ग्लोबल अगर हम संकेतों की बात करें, आग में घी डालने का काम थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद राष्ट्रपति चुनाव में लगातार अमेरिकी बाजार चल रहे थे। अब थोड़ी सी प्रॉफिट ट्रेकिंग के मूड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं या फिर जो ट्रेडर हैं अमेरिका में, वो आ गए हैं। कल हमने डाउ जोन्स में देखा 382 अंकों के आसपास की गिरावट रही। नेस्डेक की बात करें, एसएनपी की बात करें, ये दोनों के दोनों इंडेक्स लगातार 5 सत्र से चल रहे थे। कल 5 सत्र की तेजी पर ब्रेक लगी है। एक छोटी सी राहत यह है कि आप देखेंगे कि नेस्डेक जो है लोअर लेवल से करीब 100-125 अंक को ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। हालांकि लाल निशान में ही क्लोजिंग दी है। कुछ स्टॉक्स जो बहुत तेजी से चले थे उसमें टेस्ला भी था। 5 सत्र में करीब 44% के आसपास की रफ्तार आ गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के चलते। एलन मस्क से करीबी भी है ट्रंप की, लेकिन कल वहां पर 6% के आसपास की गिरावट आई है, और स्मॉल कैप मिड कैप शेयर भी पिटे हैं। रसल 2000 जो अमेरिका में स्मॉल कैप का इंडेक्स है, वहां पर करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कुछ और अगर हम संकेतों की बात अगर हम करें तो अमेरिकी बाजारों की जो नजर होगी वो होगी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर जो आज आएंगे। कल जो नजर होगी प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, और परसों वहां पर हम देखेंगे कि रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। तो इन आंकड़ों से पहले जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं थोड़े से कॉशियस हैं, थोड़े से लाइट हो रहे हैं, अपने आप को रीपोजिशन भी बाजार में शायद करते हुए दिख रहे हैं।
10 ईयर की जो ट्रेजरी यील्ड है यानी कि जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है लगातार, वो बढ़ के हो गई है करीब करीब 4.43% पर। डॉलर की मजबूती लगातार जारी है, डॉलर इंडेक्स 106 के पार निकल गया है। ये भी एक भारतीय बाजारों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है लगातार। और डॉलर की मजबूती से सोना हम देख रहे हैं कि 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी सी वहां पर स्टेबिलिटी के संकेत आए जरूर हैं, लेकिन जो सोने का भाव है वो है $2600 प्रति औंस के आसपास। कच्चा तेल 2 महीने के निचले स्तर के आसपास ही है। ब्रेंट $72 के आसपास है। पिछले 2 दिनों में 5% के आसपास से करेक्शन आया था ओपेक के डिमांड आउटलुक को, डिमांड का जो अनुमान था उसको घटाने के बाद, और कल एक सपाट कारोबार कच्चे तेल में हुआ है। एशियाई बाजारों में चौतरफा कमजोरी है, कोई भी बाजार ऐसा नहीं है जहां पर आपको मजबूती दिखे। चीन का बाजार थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है, लाल निशान में हरे निशान में घूम रहा है, अदरवाइज वहां पर भी नरमी के ही संकेत हैं। लेकिन निकेई 2 दिन में करीब 500 अंक टूट गया है। कोरिया के बाजार, हांगकांग के बाजार, ये तमाम बाजार आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 23,900 के आसपास है। हालांकि पिछले अगर आप 1 घंटे में देखेंगे तो ज्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन 4 सत्र की कमजोरी के बाद भी आज ये इंडिकेट कर रहा है कि नरम ओपनिंग बाजार की होगी। 23,900 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। तो ये सारे के सारे संकेत हैं, लेकिन आज आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए, एफआईज के आंकड़े किस तरह के संकेत दे रहे हैं, उसको आप कैसे रीड करें, और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आप आज क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी भी है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग आपको। और हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर बाजारों में बना हुआ है। कल की अगर हम आखिरी के 2 घंटे की बात करें तो वहां पर प्रेशर ज्यादा आया। एचडीएफसी बैंक करीब 2.5% टूट गया, और हमने देखा कि रिलायंस का शेयर जो है लगातार 4 सत्र से कमजोरी दिखा रहा है। एफआई से शुरुआत कर लेते हैं। लगातार बिकवाली, कहीं कोई खरीदारी का आंकड़ा नजर नहीं आ रहा है, और इस महीने भी देखते देखते 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो गई है। डिम्पी, आप ये बताइए कि किस तरह के आंकड़ों को रीड कर रहे हैं, आंकड़ों को आप रीड कर रहे हैं, और एफएनओ में जो एफआईज के डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वैसे मैं बता दूं, ये वीकली एक्सपायरी उसकी अभी लास्ट एक्सपायरी भी है, क्योंकि 20 तारीख से चेंजेस हो रहे हैं। तो आज है 13 तारीख, तो उसके बाद अब नया कॉन्ट्रैक्ट वीकली बेसिस पर बैंक निफ्टी का अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जो ट्रेड करना है आज ही आज में ट्रेड करना है, उसका तो वीकली ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होंगे। बैंक निफ्टी के नहीं होंगे, निफ्टी के तो खैर सरकार ने खुद ही पास कर दिया कि भाई एक ऑप्शंस तो आपको रखनी ही रखनी है। खैर, अब आ जाते हैं जरा एफआईज के नंबर्स पे। ये बात सच है कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अक्टूबर में माल गया, और एक बात सच है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल अब तक, करीब 25,000 करोड़ का माल करीब बैंक निफ्टी इसका इंडेक्सेस का करीब नवंबर सीरीज़ में भी जा चुका है। ये अब मैं इसको कैसे बताऊँ आपको, मैं एक चार्ट दिखाता हूँ पहले निफ्टी का, एक बार जरा मेरी स्क्रीन दिखा पाएँ तो मैं उसी के साथ थोड़ा क्लब करता हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर इस सारे लेवल्स को हम जोड़ते जाएंगे। फिर मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखाऊंगा। हमने परसों भी आपको दिखाया था, और ये बात प्रूव करने के लिए दिखाया था कि एक्चुअली में अभी भी निफ्टी और पूरा कोरिलेशन नहीं बन पा रहा। ये आप जो चार्ट देख पा रहे हैं ना निफ्टी का, ये आप देखिए, ये जो येलो कलर की लाइन नीचे ड्रॉ हुई हुई है, ये 200 दिनों का एवरेज है। और आपने एक अटैम्प्ट लिया था ब्रेकआउट करने का, लेकिन वो अटैम्प्ट फेल हो गया। देख रहे हैं, मैंने एक बॉर्डर लाइन खींची हुई थी, यहाँ पर आके रुका। ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत का गैप्स थे, लेकिन उसके बाद इस सारे के सारे गैप ऑलमोस्ट ख़त्म हुए, और हम वापस 200 दिनों के एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके दिखाने का पीछे का पर्पस क्या है? 4-5 मेजर कारण है, उसमें एक एफआईज मेजर कारणों में से एक है। तो एफआईज की बाइंग अभी तो मार्केट्स में नहीं लौट रही है। काफ़ी सारे लोग कल भी मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, नहीं टैरिफ का मामला है, कईयों ने कहा कि नहीं ये तो यूके का मामला है, कईयों ने कहा कि नहीं वो कंट्री टू कंट्री देख के टैरिफ करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत जब हुई थी तब क्या इंडियन मार्केट ने वो रिएक्शन नहीं दिखाया था? तब वो टैरिफ नज़र नहीं आ रहे थे क्या? जिस समय डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, क्या इंडियन मार्केट्स के अंदर उस समय पुल बैक नहीं आया था? क्या आईटी कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तब नहीं चली थी? तब भी चली थी। तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ का मामला ही नहीं है, ये मामला सिर्फ पार्टिसिपेशन का है। आई रिपीट माई सेल्फ, ना तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती ना, तो आपके बाज़ार इतनी तेज़ी से नीचे और इतनी ही तेज़ी से रिकवर नहीं करते। ये 400 पॉइंट रिकवर भी कर चुके हैं इसी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ। उस समय भी 23,800 के आसपास का इंडेक्स था, और वापस से पुल बैक हुआ। ये इसलिए मैंने आपको चार्ट दिखाया, पुल बैक हुआ तो आप 24,200-300 तक भी पहुँच गए थे। तो ना तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुकी हैं बड़े शेयरों में, बड़े ही शेयरों का ये इंडेक्स है। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी एफआईज के जो सेलिंग वाला पार्टिसिपेशन है ये बहुत गंभीर है।
ये थोड़ा सा सुधार इसमें होना चाहिए। और इसके सुधार के लिए मैं आपको कई बार ये पॉइंट कह चुका हूँ कि एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग्स है उसको ज़रूर चेक करें। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है उसको भी ज़रूर चेक करें। पिछले 2 दिन से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आ रही है। कल का भी आप नंबर चेक करेंगे तो करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग है। ये बात सबको साफ साफ समझ में आ रही है कि यहाँ पर आके वैल्यूएशन का जो डिस्कम्फर्ट था वो थोड़ा कंफर्ट में तो बदला है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम फोर्स की कमी है, पार्टिसिपेशन की कमी है, चौतरफा गुड न्यूज़ की कमी है। आपको अगर, चलिए कल आप तो नहीं थे मार्केट में, लेकिन जो थे मार्केट्स में उनको तो अच्छे से पता है कि कल हम 24,200 के ऊपर खुले, 24,200 के ऊपर खुले। कल हमने 52,000 के ऊपर खुले, लेकिन उसके बाद हम ऑलमोस्ट 51,000 तक बैंक निफ्टी के लिए पहुंच गए और ये 400 पॉइंट का गेन गया। स्विंग के हिसाब से आप देखोगे तो ये 250 पॉइंट तो नेट में है कल की क्लोजिंग का, लेकिन गैप जो मिला था वो भी खो देंगे तो करीब 350 पॉइंट आपका लॉस हुआ है कल में। तो कहने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मार्केट्स के अंदर अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए, एफआईज का मेजर सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट मिलेगा? क्या एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग से मिलेगा? नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आई रिपीट माई सेल्फ, 24% एफआईज की होल्डिंग है, जस की तस है। कल कोई माल नहीं काटा गया, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर माल भरा गया, फ्यूचर्स को काटा गया। आप ये बात सोच सकते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, जबकि एफआईज माल बेच रहा है तो कोई दूसरा आदमी खरीद, तो डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं लगता होगा मार्केट के अंदर? रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? देखिए, कई बार एक ही ट्रेड के अंदर एक ही आदमी के पास 2 ट्रेड है, तो एक को सेटल कर रहा है, एक को खोल रहा है, तो ये अपने आप से भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास ये वाली स्क्रीन है और मेरे पास ये दूसरी वाली स्क्रीन है, मैंने इस पे बाय के सौदे लगा रखे हैं और इस पे मेरा अकाउंट है जिसमें मैंने सेल के सौदे लगा रखे हैं। मैं ही आपस में चर्न कर रहा हूँ नेट में, तो फिर आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही कहाँ है? कुछ एफआईज इंडेक्स ऑप्शंस के साथ 16,000 करोड़ रुपए की बाय कर रहा है और फ्यूचर्स का माल बेचा गया। माल शॉर्ट हुआ है कल, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा निफ्टी के अंदर कितने लेवल से शॉर्टिंग हुई है। कल शॉर्टिंग हुई है। और एक और चीज़ बताता हूँ, डीआईएस की जो होल्डिंग है इस समय मार्केट्स के अंदर वो करीब 45% है। रिटेल की होल्डिंग 65% पे जस के तस है। मैं पिछले 4 दिन से ये बात बोल रहा हूँ, आगे भी 5 दिन तक ये बात बोलता रहूँगा। जब तक एफआईज का माल रिटेल का माल छूटेगा नहीं और एफआईज माल पकड़ेंगे मार्केट का, शैलो मार्केट की पहली पहचान। दूसरा, विक्स अभी भी 14.5 के आसपास खड़ा है, तो ये ठीक है आपके लिए, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 15 के पार नहीं है। तो आप बस इतना भगवान से प्रार्थना करो कि भाई रिटेल का थोड़ा माल एफआईज के हाथ में जाए। आप इसको बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, रिटेल थोड़ा सा मार्केट में कमज़ोर कड़ी जैसा होता है। माल वहाँ पे प्लेस्ड है, वहाँ से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाएगा एफआईज के माल। उसके बाद आप देखिएगा फिर आपको एफआईज की चिंता थोड़ी कम होने लगेगी। अभी एफआईज की चिंता इसलिए है, हालांकि अभी भी 24% है, ये घटने को 10% और घट सकते हैं और आपका 200 दिनों का एवरेज टेस्ट करवा सकते हैं। मैं डरूंगा और घबराने में बोलूँगा नहीं। मैंने तो जब अभिषेक जी पहले भी थे शो में तब भी मैंने बोला था कि 200 दिनों के एवरेज अपने माइंड के कॉर्नर में रखो, मार्केट ला सकता है। और ये 200 दिनों का एवरेज 23,500 के लेवल पे है, हम ऑलरेडी 23,800 पे है। कहने को क्या है, 300 पॉइंट झटके में मार्केट साफ करके आपको 200 दिनों की एवरेज पे ला देगा। तो ऑलमोस्ट आप आ गए हैं उस एवरेज पे भी आप। तो इसलिए अब यही प्रार्थना हो कि धीरे धीरे करके रिटेल से, या रिटेल का माल नहीं भी छूटता तो एफआईज की कम से कम स्टेबिलिटी वाली बाइंग आए। वो अभी थोड़े मार्केट के अंदर एब्सेंट है, उसको थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा। यही पॉइंट्स है फिलहाल तो एफआईज के कहने के लिए, और तो इतना भी कुछ पॉइंट्स नहीं एफआईज के तौर पर। तो इस तरह की पोजीशनिंग एफआईआईज की नजर आ रही है। लेकिन निफ्टी की बात करें तो चौथे दिन लगातार कल निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 250 अंकों की गिरावट, याद रखें 24,000 तो तोड़ा ही, 23,900 के भी नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। और स्पेशली लास्ट के 1-2 घंटे में भारी गिरावट दिखी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था निफ्टी के गिरावट का। निफ्टी डिम्पी, आज क्या रणनीति बनानी चाहिए निफ्टी पर? क्या ये गिरावट जो पिछले 4 दिनों में दिखी है वो कंटिन्यू हो सकती है? देखिए, कई बार मेरा नाम ऐसा है कि कई लोग डिम्पी के निफ्टी बोल देते हैं। अमूमन ये आपसे गलती नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों से गलती। कई बार तो मेरे घर वाले भी कई बार डिम्पी के निफ्टी बोल देते हैं। कोई बात नहीं, वो सब चलता है, वो कोई मैटर नहीं है। अच्छा देखिए, जो आपने लेवल्स की बात बोली ना, तो वो लेवल्स ये हैं कि 24,000 के हम जैसे नीचे जाना था तो ये स्वाभाविक था कि आपके पास दूसरा सपोर्ट एरिया पे ही आप रुकोगे। दूसरा सपोर्ट एरिया क्या था? वो तो 23,800।
तो मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय की तरह है। आप 24,200, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो ना तो आप जाके कल चेक कर लेना। 24,200 का लेवल जब मार्केट ने गैप के साथ ओपन किया, 15 मिनट तक मार्केट ने वेट किया, जब फॉलोअप बाइंग नहीं आई, स्वाभाविक है 24,200 को तोड़ना। उसके बाद 24,000 आपका पहला डेस्टिनेशन था, वो आया। फॉलोअप बाइंग थी नहीं, मार्केट का प्रेशर था, शॉर्टिंग ज़बरदस्त हो रही थी और आपको सपोर्ट नहीं था बड़े शेयरों का, तो 24,000 टूटना भी स्वाभाविक था, वो भी टूटा। तो फिर आपका नया डेस्टिनेशन था कि हम 23,800 पे रुकेंगे, क्योंकि हर 200 पॉइंट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट्स थे। तो अब आप तो 23,800 की कैटेगरी में आके रुके। कहने का मेरे मतलब है कि जो एफर्ट्स किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के जीत के बाद मार्केट में, थोड़ा उससे पहले 2 दिन पहले, वो एफर्ट्स काफ़ी हद तक मार्केट्स ने बिना फॉलोअप बाइंग के खो दिया। आप उसी जगह पर वापस पहुंच गए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का बिगुल बजने को था और आप उससे पहले शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स के अंदर कर रहे थे। तो वो उसी जगह पर आप वापस आए। अब आपको फिर से नया ट्रिगर चाहिए, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नया ट्रिगर अच्छा होना चाहिए और वो बैक टू बैक होना चाहिए। आपके पास एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको फ्रंट लाइन शेयर्स की बाइंग चाहिए, आपको ग्लोबल मार्केट्स का बैक टू बैक सपोर्ट चाहिए, आपको कम से कम यहाँ पे गवर्नमेंट की 2-4 अच्छी पॉलिसीज़ चाहिए और थोड़ी बहुत कवरिंग करने के लिए कुछ गुड न्यूज़ मार्केट के अंदर चाहिए। वो सब चीज़ें थोड़ी अभी एब्सेंट हैं, ये धीरे धीरे आएंगी, चीज़ें एकदम से नहीं आएंगी, रॉकेट की तरह मार्केट ठीक नहीं होगा। अच्छी बात है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा ऊपर है, तो आपको ऊपर लेके आने में उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, बट वो चीज़ें अवेलेबल तो हों। आपकी इच्छा और मार्केट के अंदर चीज़ों का प्रेजेंट होना, उसमें थोड़ा फ़र्क है। आपको पूरी खाने की इच्छा, लेकिन पूरी का आटा ही नहीं है, घी है, चावल है, सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अगर पूरी बना के खानी है, उसका आटा एब्सेंट है, तो आपका मूड ख़राब है। बस इतना ही वाला मामला है, ठीक है। तो यही आप देखिएगा। रही बात निफ्टी के लेवल्स की, मैं जल्दी से बता देता हूँ। कल शॉर्टिंग हुई है ज़बरदस्त, 4.5 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं मार्केट्स के अंदर। ये अभी भी हल्का है मार्केट में बोलूँ, आपके लिए इतना भारी नहीं हुआ कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत है। अगर मार्केट आए तो कवर करने में बहुत फास्ट आ सकता है, लेकिन कवर करने के लिए मार्केट को एफर्ट्स करने ही होंगे। नहीं करेंगे तो आप मत करना, आप भी मत लेना बड़े ट्रेड। हमें तो 10 दिनों के बाद कहते कहते कि आप लैब ट्रेड करो, छोटे छोटे ट्रेड करो, 1 लॉट 2 लॉट से एक्सपेरिमेंट करो। कल मैंने किया एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने वैसे किया नहीं। कल मान लो मैंने 24,200 पे लिया, 24,000 का स्टॉप लॉस लगा, तो मेरे पैसे कितने कटे? सिर्फ 200 पॉइंट। ट्रेड किया था 1 या 2 लॉट का, तो मेरे को पता है ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, चलो मेरे 200 पॉइंट गए। मैं आज फिर से एक्सपेरिमेंट करूंगा 23,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के, छोटा सा एक स्टॉप लॉस है 88 पॉइंट का। फिर से मैं एक पुल बैक की तैयारी करूंगा। अगर मेरे को 200 पॉइंट मिल गए, मेरे कल के पैसे वापस आ गए। और मैं लेकिन करूंगा 1 से 2 लॉट में, क्योंकि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। ये 1 से 2 लॉट करने की फिर आप परमिशन क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट कब कहाँ पे किस रूप में बदल जाए अभी पता नहीं है। ओवरसोल्ड है क्या मार्केट? यस, ओवरसोल्ड है मार्केट। पुट कॉल रेशियो से साफ पता लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है पीसीआर के हिसाब से। तो थोड़ा आज भी आप लैब ट्रेड करें, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट, छोटी छोटी पोजीशंस में काम करें, ताकि आप सिस्टम के अंदर भी रहें। और सिस्टम को जब तक फील नहीं करेंगे, आपको फील ही नहीं होगा मार्केट का। तो ये निफ्टी के पॉइंट्स है। निफ्टी को लेकर ये आपकी रणनीति हो गई है। लेकिन डिम्पी, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, कल जैसा कि आप बता रहे थे कि 52,000 पर खुला, उसके बाद फिर करीब करीब 700 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ है। और पिछले महीने भर में अगर हम देखेंगे तो ऐसा सिर्फ 2 दफ़ा हुआ है जब 52,000 को निफ्टी बैंक ने पार कर लिया है। कल एचडीएफसी बैंक ने बड़ा क्रैक दिया, एसबीआई टूटा, एक्सिस बैंक के शेयर में अपनी गिरावट देखी। आज की रणनीति क्या होनी चाहिए निफ्टी बैंक में? क्या खुलते ही जो थोड़े से शाणे, जो थोड़े से चतुर जो ट्रेडर हैं, क्या शॉर्ट कर सकते हैं? शॉर्ट नहीं करें, उल्टा लॉन्ग करें। मैं वजह आपको बताता हूँ। अब एक बार जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। आपने 13% ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा गौर नहीं किया, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में दोनों में फ़र्क दिखेगा। मैं दोनों को वापस से दिखा दूंगा। पहले आप जरा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइए। 13% का ओपन इंटरेस्ट है। ये 13% का ओवाई एडिशन एक्सपायरी वाले समय पर भी नहीं होता, ये एक्सपायरी के समय पर नहीं होता, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ये लास्ट सीरीज़ की एक्सपायरी है। तो इसलिए हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो जो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में पड़ा था वो शिफ्ट होकर फ्यूचर्स में आया होगा। ये मैं मान सकता हूँ। ये कंडीशन अप्लाइड है, इसलिए 13% का ओवाई एडिशन है। नहीं तो 13% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो एक्सपायरी पे भी नहीं होता बॉस, जिसमें सौदों का रोल हो रहा होता है। 2-2 लाख 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, उस समय भी नहीं हो रहा होता।
इतना बड़ा रोल ओपन इंटरेस्ट, लेकिन हुआ है। तो ये वीकली एक्सपायरी के एंड होने की वजह से भी मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूँ। दूसरा, शॉर्टिंग हुई है एग्रेसिव, प्रीमियम्स घट गए एकदम से। तो अब कल बैंक निफ्टी ने ना दो काम किए। पहला, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एग्रेशन को ख़त्म किया, जो एग्रेशन और जो कॉन्फिडेंस मार्केट ने बनाया हुआ था। क्या ये पूरा ख़त्म हो गया है? तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बहुत दम है। 1 मिनट के लिए ज़रा आप चार्ट दिखाओ। आप निफ्टी का चार्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, हमने बाकायदा एक लाइन ड्रॉ करके आपको ये बात बताया कि इसका जो टिल्ट है, इंक्लेशन है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। आप ये बात देखिए, गौर से देखिएगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है। ये बार बार बड़ी कैंडल्स आता है लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देख रहे होंगे आप, ये इसी 50 दिनों की एवरेज के इर्द गिर्द ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके अभी तक काम कर रहा है। कहने का मेरे मतलब है, इसने कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं दिया। 1 मिनट के लिए यही पिक्चर अपने दिमाग में रखिएगा आप हटाइएगा नहीं। हाँ, इसको अभी आपको मैं देखो वापस से निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको परमानेंटली डिक्लाइन है और हमने कभी भी 50 दिन की एवरेज को टेस्ट तक नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर कोर स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और दूसरा, इसमें 4-5 शेयर ही आपको चेक करने पड़ते हैं, तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप HDFC, ICICI इन सब की वेटेज चेक करेंगे, आपको अपने आप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं लेवल्स पे। कल 13% का ओपन इंटरेस्ट से शॉर्टिंग ज़्यादा हुई है। एक अच्छी चीज़ भी बता देता हूँ, इसके अंदर क्या हुआ है कि 51,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। 51,000 का लेवल एक पुल बैक का लेवल है। आप देखेंगे यहाँ पर भी, ये पिछली बार का भी 51,000 है और उससे पहले भी हम करीब 50,800 51,000 के इर्द गिर्द से ही घूम के ऊपर आए हुए हैं। ये देखिएगा सब। अब मैं फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक लाइन और बनेगी जो कैंडल ऊपर की तरफ वापस लेके आएगी इसको। अब आप चेक कैसे करा? हमने दो चीज़ों से चेक किया। पुट कॉल रेशो आप चेक करेंगे तो 0.59 है। कहने का मेरे मतलब कि बैंक निफ्टी अब ओवरसोल्ड हो चुका है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट, अभी अभिषेक जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि खुलते ही जो ज़्यादा सियाणे लोग हैं वो क्या करें, तो जो ज़्यादा सियाणे लोग हैं वो खुलते ही एक लॉट एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें 51,000 का स्टॉप लॉस लगा के। और उनके जो 51,000 का स्टॉप लॉस स्क्रीन पे मत लगाना, स्क्रीन पे लगाओगे कट जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का कहना, मेरा खुद भी मानना ऐसा है, स्क्रीन चेक की जा सकती है, तो स्क्रीन पे मत लगाओ, अपने माइंड में रखो 51,000 तक का स्टॉप लॉस। 150 पॉइंट का स्विंग मिल सकता है। और अगर 51,000 के नीचे ही खुलते हैं तब ट्रेड ही मत लेना, ठीक। तो आपके 51,000 का इंट्राडे का आज का स्विंग का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्ट करते हैं जो कि 51,500 तक वापस आएगा। देखते हैं आज कौन पार्टिसिपेट करता है। मेरे हिसाब से आज बैंक निफ्टी फिर से आपको निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के तौर पर दिखेगा और आप फील भी करेंगे उसको। अब मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, मैं उनका स्वागत करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको विक्स का रेशियो बता देता हूँ। वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीब 1459 के आसपास चल रहा है। 2% कल बढ़ा है लेकिन 15 के पार नहीं है, अच्छी चीज़ है ये। स्टॉप लॉस टारगेट में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर छूट गए तो वापस से नोट कीजिएगा। 51,000 आपका स्टॉप लॉस है पहला, दूसरा 50,800 है S2, आई रिपीट S1 है 51,000, S2 है 50,800, R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 है 51,500 और 51,800 है, R2 रेजिस्टेंस 2 है, आई रिपीट, है ना। तो 51,800, 51,500 रेजिस्टेंस एरिया और 51,000 और 50,800 सपोर्ट एरिया। सेम विद द निफ्टी कल 23,888 पे बंद हुआ है। 23,800 का पहला स्टॉप लॉस, 23,700 का दूसरा स्टॉप लॉस है और ऊपर जाते समय आप पहला टारगेट देखेंगे 24,000 का, फिर उसके बाद एक बड़ा टारगेट आएगा 24,200 का। ये सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने छाप दिए, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर यही ट्रेड है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे वही पूछ सकते हैं। 5 शेयर F&O बैन में है, ये बात भी हमने क्लियर कर दी है। ठीक है डिब्बी, अगर हम थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, मान लीजिए किसी को ट्रेड लेना हो, रिलायंस कमज़ोर है, HDFC बैंक में कल हमने कमज़ोरी देखी, इसके अलावा कंजम्पशन वाले शेयर कल जोर से टूटे हैं। कहीं आपके स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कोई अप्रोच, कोई नज़र जहां पर आपको लगता है कि मौके बन रहे हैं? ठीक, तो आपको मैं सिर्फ एक ही पॉइंट से क्लियर कर देता हूँ। कल भी हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की, परसों भी हमने लाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम गेस्ट को बताते हैं या हमने पहले कुछ प्लानिंग है, हम तो सीधा सीधा लाइव कर रहे हैं। अब हम जो भी मेहमान आता है उससे पहले ये पूछते हैं कि हमको एकोमुलेट करना है। अब आप देखिए, हम और आप और ना केवल कई और एंकर्स, हमारे नहीं, दूसरे प्रदेशों दूसरे चैनलों के भी एंकर,
बोलते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट पे आपको बाय करना चाहिए। इस सबका ये तो कॉमन लाइन है, इसमें तो कोई वाद विवाद ही नहीं है। मार्केट में गिरावट आए तो आपको प्लस करना चाहिए, अच्छे शेयरों का एकोमोलेशन करना चाहिए। भाई मार्केट के अंदर गिरावट आ तो गई, और कैसी गिरावट चाहिए? आप पता है, आप 50 दिन, 100 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन सबके एवरेज तोड़ के बैठे हैं। सिर्फ एक 200 दिनों की एवरेज है, और उसके भी बेहद करीब हो आप 23,500 के आसपास। वो एवरेज टूट गई तो आप मालूम है उससे क्या होता है? वो इन्वेस्टर एवरेज है। इन्वेस्टर्स का भी मनोबल टूट जाएगा उस टूटने के बाद। आप उस जगह पर आके खड़े हुए हैं। तो इसलिए हम सभी मेहमानों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये एकोमोलेशन का समय है, माल इकट्ठा करने का समय है, तो क्या किया जाए? कल कुछ मेहमानों ने बताया SBI, एग्री करता हूँ। कुछ मेहमानों ने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, 100% एग्री करूँगा। कुछों ने कहा कि आप IT में से शुरुआत करो, टेक महिंद्रा देख सकते हो, 100% एग्री हूँ मैं। कुछों ने कहा कि इन्फोसिस देख सकते हो, 100% एग्री हूँ मैं। तो आप एक काम करो, पहले टॉप 50 कंपनीज हैं, आप 5 सेक्टर अपने चुन लो। मान लो मैंने एक IT का लेना है, एक ऑटो का लूँगा, एक मैं फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी प्लस कर लेता हूँ, एक मैं कुछ और सेक्टर्स का मेटल्स का ले लेता हूँ, एक मैं रियल एस्टेट का लेता हूँ। तो आप 5 शेयरों से एकोमोलेशन शुरू करो। इस मार्केट का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मार्केट के अंदर आने का। जब भी मार्केट के अंदर तेज़ गिरावट आए, कुछ मत सुनिए किसी की बात। हमें बोले हमें भी मत सुनिए, और बोलो आप, हमें भी मत सुनो, आप किसी को भी मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। दिल की बात भी नहीं सुननी, उसको भी छोड़ दो। एक बात ज़रूर मान लो, देश के टॉप 50 कंपनीज में से चुनाव कर लो। आपको लग रहा है जी हमें चुनाव भी नहीं आता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो आता है, वो कर लो। कैसे भी करके देश के टॉप 50 कंपनीज में से चुनाव कर लो कि इन 50 कंपनीज में से मैं एक एक सेक्टर की एक एक कंपनी प्लस कर लूँगा। तो ये सारी के सारी अगर आप बना लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बिना किसी की मेजर हेल्प या बिना किसी को पैसे दिए हुए भी बन सकता है। अगर देश की 50 कंपनी नहीं चलेंगी तो बॉस कौन चलेगा? आप मेरे को ये तो बताइए। सोनी पटनायक इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी क्वेश्चंस के साथ उनसे भी हम शुरू करते हैं। पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेंगे, फिर एक एकुमुलेशन वाला स्टॉक भी आज उनसे पता करेंगे। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। धीरे धीरे खिसकते खिसकते हम नियर टू 200 डे एवरेज के आसपास आ रहे हैं, जो कि 23,500 के आसपास आके बनती है। आपका जरा मार्केट पे व्यू पॉइंट, धीरे धीरे करके रिवर्सल के बेनिफिट के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि शेयर्स का इंडेक्स का एकुमुलेशन स्टार्ट करें, या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए? पहले इंडेक्स का बताइएगा, फिर शेयर्स का अलग से पूछेंगे आपसे। जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, अभिषेक जी, सारे दर्शकों को। देखिए मुझे लगता है कि कल निफ्टी ने 24,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग 24,000 के नीचे दिया है। पिछले 2 बार जब 23,800 को टेस्ट किया था, उसकी क्लोजिंग 24,000 के करीब या फिर उसके ऊपर रहता था, बट कल क्लोजिंग भी 24,000 के नीचे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और कॉशियस आपको रहना चाहिए। जो 200 EMA है 23,500 के करीब, वहां पे टेस्ट करने के लिए काफी स्पेस ओपन छोड़ दिया है। कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हुए हैं कल 24,200 24,000 के स्ट्राइक में। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी है, और यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 23,000 पे जाके बैठ रहा है पुट के साइड में। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 23,500 23,300 को टेस्ट करेगा। शॉर्ट कवरिंग की जितने भी उम्मीद थे वो कल मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अभी फिलहाल शॉर्ट कवरिंग नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स ओवरसोल्ड में अप्रोच होते हुए नजर आ रहे हैं, बट वो डेफिनाइट ओवरसोल्ड में जाने के लिए और भी 300-500 पॉइंट का पेन यहाँ पे पेंडिंग है। तो जब तक वो टेस्ट नहीं होगा तब तक ओवरसोल्ड पूरे तरीके से सारे पैरामीटर्स आएंगे नहीं, और जब तक वो नहीं होते शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे डिफिकल्ट नजर आता है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे पुट बाय करके हेज कीजिए अपने पोजीशंस को, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। पुट बाइंग हेजिंग के थ्रू अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे बेटर रहेगा। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो डेफिनेटली 51,000 का सपोर्ट है, बट ब्रेक करता है बैंक निफ्टी वो सपोर्ट, क्लोज करता है उसके नीचे। सो बैंक निफ्टी भी आपको 50,000 के लिए लेवल्स तैयार होते हुए नजर आएगा। जहां तक आज तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेव कर रहा था निफ्टी को, मुझे लगता है वहां भी अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे, कॉल राइटर्स ने कल 51,500 के लेवल तक बहुत अग्रेसिवली वो पोजीशन को डोमिनेट कर दिया है। सो बैंक निफ्टी 51,500 को भी निकालने के लिए अभी स्ट्रगल करेगा, और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस एम्प्टी की है, एग्जिट करते हुए नजर आए हैं। लोअर लेवल्स तक पुट राइटर्स अपने पोजीशंस एग्जिट करें। सो सपोर्ट वीक हो रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दोनों इंडिसेस में फॉर्मेशन सेम है। सो दोनों इंडिसेस में पुट बाय कीजिए, पोजीशंस हेज करते हुए चलिए। लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे ऐड मत कीजिए। जब डिसाइसिवली टेक्निकल डेरिवेटिव पैरामीटर्स ओवरसोल्ड में आ जाएंगे, वहां से शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड रहेगा, बट अभी के लिए और भी 500 पॉइंट्स का पेन यहाँ पे बाकी है।
बैंक निफ्टी पर कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट और इन लेवल्स पर आज के लिए आप नजर रखें। लेकिन सोनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली सेल आइडियाज तो निकलेंगे। सो पहला सेल मुझे लगता है यहाँ पे एक एसबीआई लाइफ में है। एसबीआई लाइफ की जो कल ऑप्शन चेन बनी है, वहां पे हम देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव हुई है। हायर स्ट्राइक्स में 1560, 1580 सारे स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव हुए हैं। पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आया है, और वो भी 1520 के पुट के लेवल तक ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। सो एसबीआई लाइफ यहाँ पे एक सेल का व्यू बनेगा 1570 स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे टारगेट है 1520। उसके नीचे सस्टेन करता है तो 1500 तक भी जा सकता है। सो ये है सेल का आइडिया। बट एक और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए बाई आइडिया भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाई है ट्रेंड पे। ट्रेंड जो दो तीन दिन पहले जितना भी उसने एक करेक्शन देखा है, 6200 पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है डेली चार्ट्स पे। ट्रेंड मुझे लगता है टुवर्ड 6600 अगर आज टेस्ट करता है ऑन द हायर साइड, तो आप वहां पे कंडीशनल बाय डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि कल जो शॉर्ट कवरिंग मूव उसने दिखाया है, 6200 के अपने बेस को प्रोटेक्ट किया है। ऑप्शन चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड के लिए। पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव है। 63 पुट से लेके 6800 पुट ऑल लेवल्स पे, ऑल स्ट्राइक्स पे काफी अग्रेसिव है। और कल कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आया है। हायर स्ट्राइक स्टिल 7000। सो ये पोजिशनल बाय के लिए आप देख सकते हैं। इंट्राडे नहीं है, ट्रेंड आप बाय कर सकते हैं। 6200 स्टॉप लॉस, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका यहाँ पे 7000, 7070 के करीब बन सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए। लेकिन अब मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी है, नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, अब तो महंगाई के आंकड़े भी अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कमज़ोरी अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है? और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कब तक रुकने की सलाह होगी? इसका सेटअप देखा है लास्ट फ्यू सेशंस के अंदर, कंटिन्यूसली हमने सेल ऑफ देखा है। तो ऑब्वियसली उसमें दो तीन रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली सिलेक्ट पॉकेट्स के अंदर नंबर्स थोड़े मेरे ख्याल से बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। तो आई थिंक ये जो सेक्टर्स मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस, मेटल्स, उसमें थोड़े बिलो एस्टिमेट्स आते हुए देखे। कंज्यूमर पैक के अंदर भी मेरे ख्याल से थोड़े बिलो एस्टिमेट्स नंबर आते हुए देखने को मिले हैं। तो रेस्ट इन लाइन एस्टिमेट्स नंबर पे आए हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इज डिस्काउंटिंग द एंटायर अर्निंग सीजन रेदर देन द फ्यू सिलेक्ट पॉकेट्स। तो मेरे ख्याल से जो बाजार अभी हो जाएगा उस काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, टिल द टाइम्स दैट Q3 अर्निंग्स कम्स अप, एंड वहां पे जो अर्निंग्स रिकवरी जहां जहां दिखेगा तब तक मेरे ख्याल से। तो मेरा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक आप ये क्वार्टर में भी देखें तो मेरे ख्याल से दो सेक्टर इज आउट परफॉर्म्ड। सो आई थिंक वन इज ऑब्वियसली क्लियर विनर हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स, उसमें भी बैंकिंग में मेरे ख्याल से नतीजे काफी हद तक प्राइवेट बैंक्स के और PSU बैंक के अच्छे आते हुए देखने को मिले। तो लार्ज बैंक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखे तो लगातार ICICI बैंक कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बैंक। HDFC बैंक का भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आते हुए देखने को मिला था। सिमिलरली PSU बैंक्स में देखे तो लास्ट वीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपर्ब नंबर्स, 15% क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस मेरे ख्याल से, और निम्स पे प्रेशर भी नहीं देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग एज अ यूनिवर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। IT के नंबर्स मेरे ख्याल से इनलाइन आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड IT स्पेस अभी भी यहाँ से काफी अच्छा हद तक रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये दो सेक्टर तो क्लियर विनर है ही, लग ही रहा है। और सिलेक्ट पॉकेट्स कहीं ना कहीं जहाँ पे वैल्यूएशन कंपेलिंग है और जो गिर चुके हैं वहाँ पे वो सेक्टर में लिया जा सकता है। निफ्टी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखें तो स्टिल निफ्टी ट्रेड्स एट 21 टाइम्स लास्ट 10 साल का एवरेज हम देखें तो उसके अंदर तो थोड़ा स्लाइटली एक्सपेंसिव है। लेकिन हम जिस तरह से सेटअप देखें और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो मेरे ख्याल से अभी भी सिलेक्ट पॉकेट्स में जो गिरावट आई है बाजार के अंदर तो अपॉर्चुनिटी बन सकता है लेने के लिए। गिरावट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है खरीदारी के लिए। मिड और स्मॉल कैप IT कंपनियों और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी की जा सकती है, ऐसी राय राहुल के तरफ से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों और नतीजों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग अशेषा। तो सबसे पहले अर्निंग्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नायका की अर्निंग्स की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। उनकी कमेंट्री भी आई थी तो उतनी इनकरेजिंग कमेंट्री नहीं देखने मिली है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो फेस्टिव परचेजेस है वो Q2 से ज़्यादा H2 में शिफ्ट हो गए हैं और ओवरऑल जो फैशन बिजनेस है वहाँ पे अभी भी पेन देखने मिल रहा है। हालांकि जो डिस्काउंटिंग की बात करें तो वो अपने पीक लेवल से धीरे धीरे मॉडरेट ज़रूर हो रहे हैं और तीसरे तिमाही में ईसॉप और गल्फ के बिजनेस का एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट P&L में आएगा। दूसरा स्टॉक BSE, शानदार नतीजे देखने मिले। सीक्वेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा आया, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी अच्छी सुधार आई क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिया गया और ओवरऑल डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में जो है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है BSE ने दिखाया और नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। GSFC की बात करें तो नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले और सीक्वेंशली 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है मूव देखने मिला अपसाइड में। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 87% का ग्रोथ देखने मिला है और प्रॉफिट EBITDA के आंकड़े भी स्ट्रेंथ आई है। वही कंस्ट्रक्शन की कंपनी की जो दूसरी नाम है वो आता है अशोका बिल्डकॉन। यहाँ पे देखें तो लगभग नेट प्रॉफिट और जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से कंस्ट्रक्शन नेम्स इंटरेस्टिंगली आज अच्छा परफॉर्म किए हैं। किर्लोस्कर ऑयल की बात करें तो यहाँ पे जो है लगातार 3 से 4 क्वार्टर जो है कंपनी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रही है और ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी लगभग 60% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। NMDC स्टील जो था एक्सपेक्टेड था लाइंस में कि वीक सेट ऑफ नंबर्स आएंगे और यहाँ पे देखें तो नेट लॉस और EBITDA लॉस दोनों ही बढ़ गए हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें। और आखिर में GIC के बारे में बात करेंगे। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हाँ ज़रूर है कि जो नेट प्रीमियम इनकम है वो गिर गया है 10% ऑलमोस्ट, लेकिन जो उनकी सॉल्वेंसी रेशियो होती है या जो ऑपरेशनल रेशियो होता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आई है और स्टेबिलिटी देखने मिला है। सॉल्वेंसी रेशियो 3.42 था है हायर साइड पे और लास्ट ईयर कंपेयर करें तो ये सिर्फ 2.42 था। तो ओवरऑल जो है अब अर्निंग सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है बट लार्जली कहेंगे कि मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ अर्निंग्स जो है अभी तक हमें देखने मिले हैं। हालांकि कुछ सरप्राइजेस ज़रूर आए हैं तो उनको जो है अच्छी जो है मार्केट रिवॉर्ड कर सकती है ओपनिंग ट्रेड में। स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर फोकस में रहे लेकिन ऑल इन ऑल दूसरी तिमाही के नतीजे कमज़ोर साइड पर ही रहे हैं। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल अशेषा, सबसे पहले मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ET की रिपोर्ट आ रही है कि बेन कैपिटल कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकते हैं कंपनी में और लगभग 11 से लेकर 12% स्टेक की एक्विजिशन कर सकते हैं और अपने अलग से 2000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन भी आ सकता है। उसके बाद अगर ओपन ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब होता है, जो मैनेजमेंट है मनप्पुरम फाइनेंस के उन्होंने डिनाई भी किया है कि अभी तक अपना कोई प्लान नहीं है इनका स्टेक सेल का। दूसरा स्टॉक वरुण बेवरेजेस फोकस में रहेगा। यहाँ पे ये 100% स्टेक जो है एक्वायर करने वाले हैं पेप्सिको के बॉटलर जो टांजानिया और घाना में लोकेटेड है। ये अफ्रीका के 2 देश हैं और इसका टोटल एक्विजिशन साइज़ का EV लगभग 1940 करोड़ रुपए का है। हमने दोनों कंपनीज़ के आंकड़े को कंबाइन किया और यहाँ पे वित्त साल 2024 के जो EV EBITDA मल्टीपल है वो लगभग 8 गुना का है, यानी कि आप कह सकते हैं इंडस्ट्री एवरेज से डिस्काउंट पे है। तो वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशन है और अफ्रीका में एक्सपेंशन हो रही है, तो वरुण बेवरेजेस को ध्यान से रखिएगा। जोमेटो भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे आज स्विगी की लिस्टिंग आज होने वाली है। एक्सपेक्टेशन है कि फ्लैट से लेकर -10% तक का जो है लिस्टिंग आ सकता है और स्विगी का जो है सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 3.6 टाइम्स देखा गया है, तो इस पर ज़रूर अपनी नज़र रखिएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस का आज ब्लॉक डील हो सकता है जहां पे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लगभग 9.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका कुल वैल्यू 2300 करोड़ रुपए का आता है और ऑफर प्राइस 4% डिस्काउंट पे है। ऑलरेडी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लगभग 20% स्टेक होल्ड करती है आपकी PNB हाउसिंग फाइनेंस में। टाटा केमिकल्स 655 करोड़ रुपए जो है निवेश करेंगे यूरोप में, जहां पे वो फार्मा ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट प्लांट जो है बनाने वाले हैं यूके के मार्केट में। अल्ट्राटेक सीमेंट 3000 करोड़ रेस करेंगे NCDs के ज़रिए, तो इस पे भी जो है नज़र रखिएगा। और औरोबिंदो फार्मा की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। यहाँ पे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक सर्टिफिकेट जो है पॉजिटिव सर्टिफिकेट पास कराया है कंपनी के हैदराबाद के फैसिलिटी के लिए जहाँ पे बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चर होती है। और आखिर में UPL जो है हाल ही में चर्चा भी हुई थी इनके कॉन कॉल की और अर्निंग्स पे जो है वॉलेटिलिटी स्टॉक प्राइसेस में देखने मिली थी, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है कैक नैंगटोंग के साथ जहाँ पे ये कमर्शियलाइज करने वाले हैं इंसेक्टिसाइड्स की एक वेरिएंट को। तो ये अहम न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज की आपको नज़र रखनी चाहिए।
डील के चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, स्विगी की लिस्टिंग के चलते जोमेटो और कई सारे स्टॉक्स पर शरद ने बात की। शुक्रिया डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजों और खबरों के लिहाज से जिन सभी स्टॉक्स पर अभी हमने चर्चा की उस पर एक टेक्निकल राय भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। अंदर कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिखाई और ऐसे शेयर भी थे जिन्होंने ज़्यादा दमखम नहीं दिखा पाया बल्कि डेज लो पे क्लोज भी किया। मैं उनमें से 2 शेयर छांटता हूं और सोनी पटनायक से ज़रा पता करते हैं कि उनमें क्या करना चाहिए। सोनी, कल रैमको सीमेंट की अच्छी क्लोजिंग हुई, 13% का बिल्डअप था, 5% का प्राइस एक्शन था, ऑलमोस्ट डेज हाई था। आज भी चलेगा या आज छोड़ दें इसको? देखिए डिम्पी जी, रैमको सीमेंट में पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि 28 अक्टूबर से ये हमारा ऑफिशियल बाय था। इसका टारगेट ही 930 था, जो कि कल ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है। इनफैक्ट ये दिवाली पिक भी था हमारे लिए। एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था नवंबर सीरीज में, मंथली ब्रेकआउट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। 820 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बाय यहाँ पे 860 870 के रेंज से ही बाय बन रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए ऑलरेडी अगर किसी ने ले रखा है। बट अगर यहाँ पे सिंस मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, 870 स्टॉप लॉस पे ट्रेल कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये जो कंफर्म ब्रेकआउट और क्लोजिंग आया है कल 900 लेवल के ऊपर, टुवर्ड्स 950 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, बट वो पोजिशनल रहेगा। 870 स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं 950 टारगेट के लिए। एक शेयर मेरे को आपसे ज़रा और पता करना है, वो है MCX। ये शेयर काफ़ी चला, आप सबको पता है कि बहुत बढ़िया तरीके से इसने मूवमेंट दी। एक बार ज़रा चार्ट भी मेरी स्क्रीन वाला दिखा दीजिएगा। लेकिन अब ये भी मार्केट की गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। कल की कैंडल काफ़ी गंभीर थी, डेज लो पे बंद हुआ है और मैं बोलूँगा अब तक की, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद 15-20 दिनों के बाद फिर से इसी तरह की एक बड़ी कैंडल मार्केट्स के अंदर बनी है। एक बात सोनी पटनायक, आपकी इस पे पॉइंट, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये एवरेज को तोड़ देगा और नीचे की तरफ जाएगा, खिसक के इस तरफ आ सकता है? 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है टुवर्ड्स 5980 लेवल, उसको भी अगर ब्रेक करता है पोजिशनली काफी वीक हो सकता है। अपने 200 EMA के लिए एक स्पेस ओपन कर सकता है टुवर्ड्स 4700। सो इम्पोर्टेंट है कि टुवर्ड्स 6000 को एक बार डिफेंड करके थोड़ा सा रिवर्सल अगर दिखाता है तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उसका जो इम्पोर्टेंट लो सपोर्ट है 6000, उसके ऊपर अगेन टुवर्ड्स 6300 एट मैक्स हमको देखने को मिल सकता है। बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो पोजिशनली थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। टुवर्ड्स 4700 एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये एवरेज, ये लाइन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, सोनी पटनायक ने यही आपको एवरेज बताई है, 50 डेज एवरेज है। अगर ये ब्रेक होगी तो चेस करेगा 200 डे एवरेज और फिर एक कोई बड़ी बात नहीं है कि 4500 तरफ भी बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, ये 6000 रुपये का शेयर है 6100 का, तो उसके पास 100-200 रुपये ही बचाने के लिए अगर ये गया तो ये रिवर्सल का कैंडिडेट भी बन सकता है। तो MCX में कोई अभी जल्दबाजी ना करें। पिछले 2-3 दिन की कैंडल्स थोड़ी गंभीर बनी हैं। आगे बढ़े, वरुण को अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि ज़रा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने रख पाएँ। और उससे पहले एक काम और करते हैं, ज़रा राहुल जी भी हमारे साथ हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन उनसे भी ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम वरुण के पास चलेंगे ज़रा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स के लिए। राहुल जी, ये जो गैस बेस्ड कंपनी है, गेल, IGL, MGL, है ना, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, कल इनमें काफ़ी सेलिंग थी। गेल तो स्पेशली कल बहुत बुरी तरह से टूटा, 4% डेज लो पे था। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन इन गैस बेस्ड स्टॉक्स पे, इनमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो उसका रीज़न, नहीं करना है तो भी उसका रीज़न। सो मेरे ख्याल से हम बात करें तो गैस बेस्ड कंपनीज की बात करें, IGL, MGL की बात करें, तो मेरे ख्याल से मेरा प्रेफरेंस MGL पे रहेगा। आई थिंक करेक्शन स्टॉक्स में काफी अच्छा तक हुआ है और इनफैक्ट इट्स बेटर ऑफ अमॉन्ग्स इंटायर गैस कंपनीज के अंदर। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर वैल्यूएशन आपके बहुत ही सस्ते हैं यहाँ से। तो मुझे लगता है कि एक जो PSU पैक के अंदर जो सेल ऑफ देखने को मिला है, तो सभी PSU पैक गिरा है, नंबर 1, नंबर 2, जहाँ पे अर्निंग्स की डाउनग्रेड्स आई है वहां पे भी गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अर्निंग्स आए हैं और जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली महानगर गैस मेरा प्रिफर्ड बेट रहेगा इसमें से। सेकंड ऑब्वियसली गेल के अंदर भी हम देखें तो क्लोज टू 20% के ऊपर के भाव से हमने गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक अच्छा खासा यहाँ से
मेरे ख्याल से मोमेंटम दे सकता है, और जिस तरह से वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म थ्योरी 1 क्वार्टर नंबर्स 2 क्वार्टर्स नंबर्स नहीं देखने चाहिए, और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स के और जिस तरह से हमको लगता है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और ये, तो मेरे ख्याल से ये गेल भी यहाँ से एक बार पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए लिया जा सकता है। ऐसे 2 शेयर हैं राहुल जी की पसंद में, और अच्छी चीज़ क्या है ना कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट होकर वैल्यूएशन के लिहाज से भी दोनों के दोनों शेयर आकर्षक हो गए होंगे। अच्छा, एक और शेयर पर सोनी आपसे व्यू चाहिए, और वो है बीएससी का। जो इनके नतीजा हैं सितंबर तिमाही के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। आय में करीब 22% का उछाल, मुनाफे की बात करें उसमें 30% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये नंबर है यानी कि तिमाही आधार पर। आप जरा बताइए, बीएससी 4678 ये प्राइस है, 2 दिनों की थोड़ी थोड़ी गिरावट के बाद कल फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसके पहले करीब 800 रुपये की एक तरफा रैली हमने देखी थी बीएससी के शेयर में। क्या करना चाहिए सोनी, और इसमें आप टारगेट्स क्या सजेस्ट करेंगी? अभिषेक जी, यहाँ पे 4400 के करीब सपोर्ट पकड़ सकता है, तो उसी सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को अगर होल्ड करना है तो उसी लेवल उसी सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है अगर 4750 को क्रॉस करता है तो ये फ्रेश अपसाइड अगेन आपको टुवर्ड्स 5000 लेवल्स तक नजर आ सकता है। बट अगर 4400 के सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो उसके नीचे आपके लिए 4100 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 4400 का होना चाहिए। 4400 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप बीएससी को ट्रेड कीजिए, इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। एक और कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शंस, हालांकि कल दिन के निचले स्तर पर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है ना वो बहुत ही दमदार लग रहे हैं हर पैरामीटर पर। मार्जिन से शुरू करूंगा, मार्जिन 22% से बढ़कर 44%, प्रॉफिट में करीब करीब 3 गुना का उछाल 143 करोड़ से बढ़कर 585 करोड़ रुपए, और आय की बात करें उसमें भी करीब 87% के आसपास की बढ़ोतरी है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसके जरा चार्ट देखिए सोनी, आप बताइए इसमें क्या करना चाहिए आज? स्ट्रक्चरली तो वीक लग रहा है चार्ट्स पे। 275 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसको होल्ड करता है तो टुवर्ड्स 305 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। अपसाइड मूव 305 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, वहां पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 315 320 के लेवल्स एक बार टेस्ट हो सकता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर ये व्यू। एक शेयर जो बाजार की कल की कमजोरी में सबसे ज्यादा गिरा निफ्टी में, वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। हालांकि 5000 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और कल का जो लो था वो था 5005 रुपये का, लेकिन 7.5% की भारी भरकम गिरावट। राहुल जी, नतीजे को लेकर निराशा थी क्योंकि मुनाफे में देखा 10% के आसपास की गिरावट रही, और रेवेन्यू को लेकर भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आई नहीं। आप जरा ये बताइए कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अब ये कल की गिरावट के बाद अकोमुलेशन का मौका बन रहा है, या फिर थोड़ा सा भी सेटल हो जाने थे, थोड़ा और समय देना चाहिए इसको? तो मेरे हिसाब से अभी भी और समय देना चाहिए। जिस तरह से हमने ओवरऑल कंज्यूमर एफएमसीजी पैक के अंदर ये क्वार्टरली अर्निंग सीजन देखा है, तो काफी हद तक सभी के नतीजे मेरे हिसाब से बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी कंपेलिंग नहीं है ये लेवल्स पे अभी भी। जिस तरह से नंबर्स और जिस तरह से बाजार में गिरावट देखने को मिली है, तो मेरे ख्याल से दूसरे पॉकेट्स के अंदर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगते हुए देखे। तो मुझे आई विल स्टिल वेट फॉर ब्रिटानिया। यहाँ से स्टॉक अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर नंबर्स देखने के बाद ही आई वुड थिंक अपॉन इट एडिंग इन द पोर्टफोलियो। तब तक मेरे ख्याल से दूसरे सिलेक्ट पॉकेट्स में स्टॉक्स लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 2 दिन में करीब करीब 9-10% ये शेयर टूट गया है, और 5 महीने के निचले स्तर पर है ब्रिटानिया का शेयर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की आज कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, आपके लिए कहां से ट्रिगर अच्छे बन रहे हैं, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज फोकस में? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो मैं शुरुआत तो स्विगी के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि आज स्विगी और जोमेटो दोनों पे मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है। और देखिए, लिस्टिंग के पहले यहाँ पे मैक्वेरी इनिशिएट कर रहा है कवरेज स्विगी पे, अंडर परफॉर्मर का कॉल है, और प्राइस टारगेट 325 का ये दे रहे हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट का पाथ है इस कंपनी के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। और कंज्यूमर ऐप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और क्लियर पाथ है जो कि जोमेटो जो कि लीडर है उससे कैचअप करेंगे। हालांकि इनको क्विक कॉमर्स ही पसंद नहीं है शायद, इसके लिए बोल रहे हैं कि क्विक कॉमर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है
वो इनको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जो ग्रुप एविटा है वो FY28 में ब्रेक इवन कर सकता है, रेवेन्यू CAGR अगर 23% के आसपास रहते हैं तो इसके चलते आज स्विगी पे आप नज़र रखिएगा। लेकिन साथ ही साथ जोमेटो पे इन्होंने अपना प्राइस टारगेट थोड़ा बढ़ाया है, हालांकि अभी भी अंडर परफॉर्मर का कॉल है। प्राइस टारगेट 100 रुपये से बढ़ा के 130 का इन्होंने कर दिया है, केवल 30 रुपये बढ़ा है। ये दरअसल अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स एस्टिमेट को कट कर रहे हैं और कंसेंसस से इनका डाउनसाइड रिस्क इनको ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन डिस्काउंट रेट्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसके लिए इन्होंने अपने एजम्पशन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की है और प्राइस टारगेट बढ़ाया है। तो आज जोमेटो और साथ ही साथ लिस्टिंग पे स्विगी पे नज़र रखेगा। अब बात करते हैं पावर कंपनीज और पावर फाइनेंसिंग कंपनीज। तो मैक्वेरी ने इनिशिएट किया है कवरेज, पावर ग्रिड पे 380 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, आउट परफॉर्मर का कॉल है। इनका कहना है कि रिन्यूएबल में ये एक प्रॉक्सी प्ले है और NTPC के मुकाबले पावर ग्रिड इनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन NTPC पे भी आउट परफॉर्मर का कॉल है और 475 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांसमिशन के लिए आप इस कंपनी को प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ न्यूक्लियर जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी है। PFC पे कवरेज की शुरुआत 630 का प्राइस टारगेट, वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं और ये एक साइक्लिकल प्ले है, लेकिन REC के मुकाबले PFC को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। REC पे भी इनिशिएट किया है आउट परफॉर्मर, 660 का प्राइस टारगेट है। तो ये पूरे जो पावर कंपनी और साथ ही साथ पावर फाइनेंसिंग कंपनीज है वहाँ पे आप नज़र रखेगा। ब्रिटानिया पे भी मैक्वेरी की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल से अंडर परफॉर्मर, प्राइस टारगेट 5200 से काट के 4800 का किया है। अपने एस्टिमेट्स को इन्होंने घटाया है कंपनी के ओवरऑल नतीजों के बाद, जो कि इनको मिस लग रहे हैं। रैमको सीमेंट को सिटी ने अपग्रेड किया है, सेल से बाय का कॉल है, प्राइस टारगेट 750 से बढ़ा के अब ये 1050 का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ओवरऑल Q2 अगर नतीजे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे थे, कॉस्ट मैनेजमेंट इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया है। ज़ाइडस लाइफ जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय का कॉल, प्राइस टारगेट लेकिन हल्का काटा है, 1450 से काट के 1380 का किया है। इनका कहना है कि मार्जिन बीट देखने मिला है ओवरऑल कंपनी के नतीजों में, लेकिन US आउटलुक जो है स्ट्रांग है, हालांकि थोड़ा बहुत इरोजन यहाँ वहाँ देखने मिला है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे इनको देखने मिल रहा है। इन्फ्लेशन पे रिपोर्ट्स आई है इंटरेस्टिंग। नमूरा कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट साइकिल जो आएगा उसमें कट होगा। UBS भी कह रहा है कि यहाँ पे रेट कट्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन शायद दिसंबर पॉलिसी में आपको रेट कट देखने ना मिले। बोफा भी यही कह रहा है कि दिसंबर रेट कट जो है वो शायद नहीं होगा, हालांकि इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। ऑटो सेल्स पे भी रिपोर्ट है, जहाँ पे फेस्टिवल सेल्स को लेके JP मॉर्गन का कहना है कि अक्टूबर रिटेल सेल्स अगर आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स में तो हायर डिस्काउंट की वजह से, लेकिन डिस्काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। और टू व्हीलर जो है पोस्ट फेस्टिव अगर आप देखेंगे तो इन लाइन विथ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है। इनको जो स्टॉक पसंद है वो बता देता हूँ। M&M, बजाज ऑटो, TVS जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। मारुति, अशोक लेलैंड जो है वो कह रहे हैं इसमें आपको डाउनसाइड रिस्क जो है या फिर प्रेशर जो है नियर टर्म में देखने मिल सकता है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने स्विगी के साथ ही शुरुआत की। स्विगी, जोमेटो सब पे रिपोर्ट्स है, वापस से रिपोर्ट्स हम घुमाते रहेंगे ताकि आपसे कहीं मिस ना हो जाए। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा NTPC और पावर ग्रिड के दोनों शेयरों से। पावर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी दम था, कल भी थोड़ा थोड़ा करके इनमें मजबूती आई है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या कहना चाहिए। NTPC पे आते हैं, टारगेट दिया गया, मैक्वारी की रिपोर्ट है, स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो कहते हैं कि हमने इसको आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइजेस का कर दिया 475 रुपये NTPC का। ठीक है, रीज़न सारे अभी रिपोर्ट्स में आपको छपे हुए दिख जाएंगे। 380 पे शेयर चल रहा है, 480 तक का रफ टारगेट है 100 रुपये का। एकोमुलेशन यहाँ पे भी करना है सोनी, मेरे को एकोमुलेट करना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आज ही लेना है और मैं कल ही बेचना है। मैं तो इस समय अपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन में लग गया हूँ, मेरे को स्विंग ट्रेड का मैं देखूंगा तब की तब। फिलहाल मैं इसको एकोमुलेट करना चाहता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है स्टॉक में, सो मुझे लगता है कि और भी आपको टुवर्ड्स लोअर लेवल्स ऑफ 370 360 के रेंज में देखने को मिल सकता है, तो वहां तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। करंट लेवल पे अवॉइड कीजिए, ये सर्टनली एक बार 360 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो वहां पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो करंट प्राइस पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। लगा दिए स्टैम्प वेट एंड वॉच की, अभी कोई एवरेज नहीं कर रहे, कोई एकोमुलेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। सोनी कह रही है कि थोड़ा रुक जाओ इस शेयर के अंदर। सोनी, इसी सेगमेंट के एक दूसरी कंपनी आपके सामने रखता हूँ, PFC, REC, इन दोनों के जोड़ों में से कहीं भी कुछ ठीक लगता हो तो बता देना, फिर एकोमुलेशन इनमें करें क्या, नहीं तो फिर एक और ऑप्शन भी है पावर ग्रिड। इन सब पे रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली में, और ज़्यादातर की रिपोर्ट्स ठीक बताई जा रही हैं। जैसे
पीएफसी का टारगेट दिया जा रहा है 630 रुपये का, ठीक है। अभी शेयर चल रहा है 500 के जस्ट नीचे। इसमें आरईसी पे भी है, उस पर भी आउट परफॉर्मेंस की मैक्वारी की रेटिंग है, वो टारगेट है 660 रुपये का, वो शेयर भी 600 से नीचे का। तो पीएफसी आरईसी चेक कर लो। डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लगता है पीएफसी कर सकते हैं एक्यूमुलेट। 445 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको होल्ड कर रहा है। सो एनीवे डिप्स 470 465 रेंज तक भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 440 यहाँ पे सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। एक बार 500 510 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। से देखना है तो थोड़ा बहुत पीएफसी के साथ एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्टैंप लगाओ पीएफसी पे। जब जब भी आपको नीचे मिले, जब जब भी थोड़ा मिले आपको, आप धीरे धीरे करके शेयर को इकट्ठा करो। आई रिपीट माई सेल्फ, मार्केट के अंदर इस समय ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टर्स का अच्छा समय है। इन्वेस्टर्स को अपने 100 रुपये में से 25 रुपये ज़रूर लगाने चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम तो ऊपर के लेवल पे ले नहीं सकते थे। कुछ महीने पहले हम ये बात रख रहे थे सितंबर अक्टूबर की सीरीज़ के अंदर कि इतना बुलिश जो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम बुलिश है ना, वो भी नहीं खरीद पा रहा। उसको भी लग रहा है कि वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट है। सोचो आप, तो अगर वो वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट सुप्रीम बायर्स को भी लग रहा था तो मार्केट धीरे धीरे करेक्ट हुआ है। ये 25,000-26,000 हज़ार का बाज़ार आज 24,000 के नीचे है। तो आपको एक राउंड का पैसा मार्केट के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, जितने भी शेयर्स मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले से एक्सपर्ट से पता कर रहा हूँ, और सब के सब शेयर एक्यूमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर्स का इकट्ठा करो, 5 शेयर करो, 10 शेयर करो, 50 शेयर करो, जैसे आपका फंड अलाउ करता है वैसे आप करो, ठीक है। एक शेयर बस और मेरे को राहुल जी से पता करना है। राहुल सर, मैं आपसे शेयर पूछूंगा नहीं, आपको बताना है खुद से अपने आप से, आपके अपनी स्टडी किस शेयर पे आके रुक रही है, कहाँ पर आप कहते हैं कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए अब? तो मैंने आगे भी शो के शुरुआत में भी बताया कि फाइनेंशियल्स एक जगह है कि जहाँ पे अच्छे नतीजे भी आए हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी हद तक अच्छी आई है। तो लार्ज फाइनेंशियल्स जो है, लार्ज बैंक्स जो है, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस भी है, जैसे HDFC बैंक काफी हद तक। तो मेरे ख्याल से वो एक फोकस में रह सकता है। और सेकंड, जिस तरह से PSU बैंक के नतीजे आए, तो मेरे ख्याल से कैनरा बैंक और स्टेट बैंक काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखने को मिले दोनों के। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मार्केट में है, जहाँ पे 15% जो मैनेजमेंट का क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस, नेम्स का प्रेशर हटता हुआ दिखा है, डिपॉजिट्स का हटता हुआ देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से सभी स्टैंडर्ड पे नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखने को मिले। और मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड और जो बाजार की हालत है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कंफर्ट मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स में मिल सकता है। ठीक है, डन सर। तो आपके भी शेयर एक्यूमुलेशन वाले हमको समझ में आए, सेक्टर्स भी आपने बता दिया। ध्वनि पटेल का मैं स्वागत करना चाहता हूं। असल में ध्वनि पटेल ने कल कमाल करके दिखा दिया। मैं आपको फाइल फुटेज नहीं दिखा सकता 12 बजे की, नहीं तो कल आप 12 बजे वाला हमारा शो सिर्फ देख लीजिए। उस समय निफ्टी 24,000 के भी ऊपर था। ध्वनि पटेल ने कहा कि आपका टारगेट होगा 23,850, ऐसे कुछ था। ध्वनि याद है आपको? कल का ही, कल 12 बजे का। और ना जाने उस शो के ख़त्म होते ही बाज़ार भर आके टूटा। इन्होंने कल के जो शेयर्स दिए थे वो 6 शेयर्स दिए थे। मैंने तो बाकायदा डायरी में नोट भी कर रखा। आज हम रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, IGL, कमिंस, वोल्टास, ये इनकी शॉर्ट लिस्ट में थे, ये सभी के सभी शेयर्स। और इन्होंने कहा कि इस मार्केट में सेकंड हाफ में गिरावट आ सकती है। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गाइड करने के लिए भी, आज सुबह फिर से समय देने के लिए। अब आपके टारगेट हो गए अचीव या अभी और टूटना बाकी है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। और डेफिनेटली मार्केट के अंदर ओवरऑल जो सेंटिमेंट यहाँ पे है और कॉन्फिडेंस भी जो है वो पिछले कुछ दिनों से जब भी हम आपके चैनल पे आते हैं मैंने कॉन्स्टेंटली यही बताया है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है वो ओवरऑल मिसिंग है। मैं एक स्टडी आपसे शेयर करना चाहूंगी। कल की क्लोजिंग बेसिस पे मैंने एक निफ्टी 500 पे स्टडी करी, जहां पर अगर आप देखें तो मोर देन 50% ऑफ द स्टॉक्स आप निफ्टी 500 के देखेंगे वो 20% से ज्यादा अपने साल के हाईज से 20% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो ब्रेथ है वो यहाँ पे
कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे मिसिंग जो है वो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ओवरऑल मार्केट पे मेरा एक बेरिश स्टैंस बन रहा था, क्योंकि ये परसेंटेज काफी दिनों से मैं ट्रैक कर रही हूँ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज इंक्रीजिंग, कि जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि 20% हाई से भी स्टॉक ज्यादा यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट 5% ऑफ द स्टॉक निफ्टी 500 के वैसे हैं जो यहाँ पे आपको 50% से ज्यादा भी करेक्ट हो चुके हैं। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे एक बेरिश स्टैंस इंडेक्स के अंदर जो मेरा है वो मेंटेन करके रख रही हूँ मैं। ऑन द लोअर साइड 23,500 जो है वो यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वहां पे आपके इन्वेस्टर्स डीएमए भी जो है निफ्टी 550 की वो यहाँ पे मीट हो रही है। तो 23,500 इज द नेक्स्ट लेवल विच आई एम वॉचिंग आउट फॉर। और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे कल हमने यहाँ पे 24,200 के लेवल्स के पास देखा था, बट जो फॉल आई है कल की सेशन में उसके बाद 24,080 का लेवल जो है वो अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे इंडेक्स के अंदर काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ध्वनि, गुड मॉर्निंग। और एब्सोल्युटली मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगी और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। कल ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही शायद 11 बजे जब बात हुई थी, कैटेगोरिकली आपने कहा था कि यहाँ से बाजार में जो है गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और वो लेवल्स भी आपने बताए थे 23,500 इस वक्त जो आप लेवल बता रही हैं, इसे भी हम नोट डाउन कर रहे हैं, वॉच आउट करते हैं और बाजार के सेंटिमेंट्स पर लगातार आपसे आपकी स्ट्रैटेजी पर भी बात करते रहेंगे। लेकिन इस बीच घरेलू और विदेशी संकेत दोनों जो हैं भारी हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,800 से 24,000 के बीच खुलने की पूरी कोशिश करता हुआ निफ्टी, लेकिन इम्प्लाइड निफ्टी अगर आप देखें वहाँ, गिफ्ट निफ्टी अगर देखें वहाँ बिकवाली का दबाव, एशियाई बाजार में गिरावट देखने को मिली। एफआईएस फिर से करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली कर कल के चले गए। और कल अगर बात करें बाजार गैप के साथ खुले, थोड़ी ही देर की खरीदारी और उसके बाद फिर से गिरावट का दौर आया। एक समय 24,200 देखें और उसके बाद बंद होते होते 23,900 के भी दर्शन होते हुए दिखे। ब्रॉड बेस्ड सेलिंग विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, ये है बाजार का हाल। और ऐसे में डेटा पॉइंट्स जो लगातार, स्टैटिस्टिक्स जो लगातार आ रहे हैं उस पर भी नजर है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 14 महीने के ऊंचाई पर जाती हुई दिखी है, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर, नवरत्न शेयर्स की सूची लेकर। तो चलिए नवरत्न शेयर्स शरद से जानते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले नायका पे नज़र डालेंगे। यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। फैशन बिजनेस में ज़रूर जो ग्रोथ है वहाँ पे इम्पैक्ट आया है, हालांकि कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर आई है कि जो फैशन डिस्काउंट्स देते हैं आपको अक्रॉस द प्रोडक्ट्स वो धीरे धीरे मॉडरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ईसॉप और गल्फ के एक्सपेंसेस थर्ड क्वार्टर में इम्पैक्ट करेंगे पीएनएल को। अब बात करते हैं बीएसई के। शानदार नतीजे आए हैं बीएसई के दूसरे तिमाही के, और याद रखिए ऑपरेशन मार्जिन बढ़ने से जो है एक मजबूत ग्रोथ आया है। डेरिवेटिव्स के बिजनेस में भी स्ट्रेंथ आई है। जोमेटो को भी नज़र में रखिएगा, आज स्विगी की लिस्टिंग है और याद रखिए स्विगी का लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस है लगभग फ्लैट टू लेकर 10% तक के डिस्काउंट तक की लिस्टिंग आ सकती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव डेवलपमेंट जो है फूड सर्विस और क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए आया है। यहाँ पे AICPDF ने डिमांड किया कि अर्जेंट एक्शन लिया जाए, जिस तरह CCI ने एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सर्विस प्लेयर्स पे लगाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस, यहाँ पे जो है न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि बेन कैपिटल कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है। और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट, हालांकि मन्नपुरम फाइनेंस ने जो है बताया है ET को कि वो जो है सेल नहीं करने वाले अपने स्टेक। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है मन्नपुरम फाइनेंस को लेके। पांचवा स्टॉक वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे 100% स्टेक एक्वायर करने वाले हैं टांजानिया और घाना के बॉटलर जो पेप्सिको से बिलोंग करते हैं। 1940 करोड़ का ये डील रहेगा और ये थोड़ी सस्ती साइड पे है, ये हमारे कैलकुलेशंस बता रहे हैं। और अरबिंदो फार्मा के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने जो है अप्रूवल दिया है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, जो सर्टिफिकेट कंप्लायंस का, उनके बायोसिमिलर प्लांट हैदराबाद में। सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आइशर मोटर्स के दूसरे तिमाही के आज नतीजे हैं। आज एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि रॉयल एनफील्ड के जो मार्जिन से लार्जली स्टेबल रहे, बट याद रखिए ओवरऑल वॉल्यूम्स नेगेटिव रहा है रॉयल एनफील्ड का दूसरे तिमाही में, और डोमेस्टिक सेल्स भी। तो यहाँ पे ज़रूर जो है एक मोमेंटम नेगेटिव साइड की तरफ देखने मिल सकता है। आठवां स्टॉक ब्रिटानिया रहेगा। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड कर दिया है इसको। अंडर परफॉर्म से पहले ये न्यूट्रल था और टारगेट प्राइस भी घटा दिया है, 5200 से घटा के 4800 कर दिया है, और ग्रोथ रिस्क जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज PFC पे जो है फोकस रहने वाला है। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है,
इनिशिएट आउट परफॉर्म किया, टारगेट प्राइस 630 का है। साइक्लिकल प्ले है लेकिन वैल्यूएशन अभी थोड़ी सस्ती हो गई है, और जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रही है उसका बेनिफिट जो है पीएफसी को भी देखने मिल सकता है। तो ये अहम 9 के नवरत्न स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। शरद, बहुत शुक्रिया 9 के नवरत्न हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट है, इसके अलावा कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं जिसके चलते, और साथ ही ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं वो हमारे नवरत्न शेयरों की सूची में बाजार खुलने के बाद इन स्टॉक्स में जिस तरह का रिएक्शन हम बताते हैं उसी साइड रिएक्शंस भी नजर आते हैं, तो इस पर भी खास तौर से नजर रहेगी। बहरहाल हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। सारे के सारे मार्केट इंडिकेटर्स वैसे देखें तो ओवरसोल्ड ही नजर आते हैं, और बाजार इनफैक्ट जितनी भी कोशिश करे हर दिन एग्जॉस्ट होता जा रहा है। शुरुआत भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन 15 मिनट में जो शुरुआती तेजी है वो हवा होती नजर आती है। इस वक्त 23,800 के लेवल्स के इर्द गिर्द प्री ओपन में हम खड़े हैं। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, मार्केट खुल रहा है और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमने देखने मिल रहा है। और डे एंड पे हमने देखा कल की ऑलमोस्ट डे एंड पे जो क्लोजिंग था वो लो पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोजिंग था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मैं 20 डीएमए प्लॉट करूं निफ्टी पे, तो मानसी हमने ये नोटिस किया कि स्टॉक मार्केट 20 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये एक स्टॉप लॉस लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। जब से मार्केट ने वो 20 डीएमए को ब्रीच किया है तब से मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए हमने देखा है। और अगर हम रिसेंट पुल बैक में भी देखें तो 20 डीएमए से ही रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर है मार्केट में। और जो रिसेंट सपोर्ट्स थे 23,800 का, मुझे लग रहा है वो आज शायद ब्रीच हो जाए ओपनिंग ट्रेड में ही। और अगर वो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हमें 250 से 300 पॉइंट का गिरावट और मार्केट में इजीली देखने मिल सकता है। जो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो बहुत एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक लेड एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमने देखने मिली बैंक निफ्टी में। और अब 51,000 बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अहम सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी भी हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे और 500 पॉइंट तक की प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में इजीली देखने मिल सकती है। हालांकि आपने सही कहा कि सब इंडिकेटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स ओवरसोल्ड है, लेकिन प्राइस अभी भी वो एक्शन नहीं दिखा रहा है कि कुछ रिवर्सल दे। तो जब तक कि प्राइस में एक रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता है, मैं लॉन्ग ट्रेड तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहूंगा, वेट आउट करूंगा। एंड मार्केट में देखते हैं अगर 23,800 ब्रीच होता है तो फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 23,500 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस ऊपर में 24,000 का हम लगा सकते हैं। अब हम स्टॉक्स की बात कर ले तो एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा मेरे लिस्ट में। पहला बाय जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस से है। स्टॉक में हमने एक भारी गिरावट देखी, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज देखा मैच, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है स्टॉक में। लोअर लेवल से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है मेरे हिसाब से। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर थोड़ा इसमें बने रहेंगे तो 175 तक के टारगेट्स बन के आएंगे, और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 148 का लगाना है। सेकंड स्टॉक मेरे सेल रडार में रहेगा सीमेंस। काफी टाइम से वीक होता जा रहा है और स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकडाउन भी दिया है, तो करंट लेवल्स पे सेलिंग करना है हमें सीमेंस में, और टारगेट यहाँ पे 6500 का रहेगा, स्टॉप लॉस 6950 का। ठीक है, डन। तो आदित्य भी यही बात कह रहे हैं कि उनको अभी शुरुआत नहीं अभी करनी है जल्दी जल्दी, लेकिन वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उनका भी मन है कि बाज़ार रुक जाए, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि मार्केट था नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा आपको। और आज भी देखो 61 पॉइंट की गिरावट आपको वापस से स्टार्टिंग में दिख रही है। 23,800 को भी शायद हो सकता है ब्रेक करते हैं। हालांकि आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो पहला S1 जिसको हम कहते हैं वो 23,800 ही है। गिरने पर मार्केट तो 200 दिनों के एवरेज भी टेस्ट कर सकता है जो 23,500 है, लेकिन उससे पहले 700, 650, 600 ये हर कोई अपने आप में इसको सपोर्ट की तरह देखेगा। तो इसलिए पहला आप 800, दूसरा आप 23,700 का S2 मान के चलें। आते हैं बैंक निफ्टी पे। लेवल जरा स्क्रीन पे बैंक निफ्टी के भी दिखाना। बैंक निफ्टी में 51,000 के डॉट मुआयने पर हम खुल रहे हैं। कल 52,000 को तोड़ा, आज 51,000 को भी तोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। लेकिन 50,800 से हमने पहले भी रिवर्सल दिखाया। एक बार अगर दूसरी बार रिवर्सल आता है तो पहला एक्सपेरिमेंट, आई रिपीट, पहला एक्सपेरिमेंट आप बैंक निफ्टी के साथ करना, और 50,800 मेरे को लगता है एक बार रिवर्सल के लिए काम आ सकता है। इसका भी 200 दिनों का एवरेज 50,000 के भी नीचे है और ये दूर है, बट बैंक निफ्टी की कोर स्ट्रेंथ बता रही है ये कि एक राउंड का रिवर्सल आ सकता है। बट आप अपना ट्रेड अपने रिस्क अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग करें,
लैब ट्रेड करें। 10 लॉट की कैपेसिटी है, एक ही लॉट लें। और बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस भी खत्म हो रही हैं, आज लास्ट डे है। खैर, मार्केट ओपन हुआ, पहला पॉइंट 57 पॉइंट की गिरावट का निफ्टी पर, 123 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पर। अब 142 पॉइंट है, 51,000 के हम बिल्कुल कॉर्नर में आके खड़े होंगे और निफ्टी 23,800 पे आके रुका हुआ है। अभी देखते हैं क्या होता है। इंडिया विक्स आज शुरुआत में भी ना देखिएगा, थोड़ा और सेटल होगा तब देखना। 23,800 तो गया 90 पॉइंट की गिरावट के साथ, तो ये 23,800 तो गया। 51,000 अभी भी इस बैंक निफ्टी का बचा हुआ है, ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1200 शेयर आपको एडवांसेस में दिखेंगे और 1215 शेयर अभी डिक्लाइंस के अंदर हैं और 600 शेयर अभी एडवांसेस के अंदर है। रेशो 1:2 की ख़राब की फॉर्म में है। जैसे 800 ब्रेक हुआ, पुल बैक आया और वापस से निफ्टी ने अपने आप को 800 के ऊपर प्लेस कर लिया। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। देखिए, बिना इंडिया विक्स के यानी कि बिना खतरे के मार्केट बढ़ रहा है, कोई डर नहीं है, कोई फियर इन द मार्केट्स नहीं है, बट स्टिल मार्केट गिर रहा है। दिक्कत कहाँ पे है फिर? दिक्कत फॉलोइंग बाइंग पे है। आपको पुल बैक ट्रेड मिलता है, लेकिन उसकी जितनी मर्यादा होती है वहाँ तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद वो गुम हो जाता है, क्योंकि बैक टू बैक बाइंग के सौदे पंच मार्केट के अंदर नहीं हो रहे। जब तक ये नहीं होंगे, बाजार पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। गोलियां दे के ठीक करते रहो, वो एक अलग मामला है कि पहले बुखार उतार दो, फिर चढ़ा दो, फिर उतार दो, फिर चढ़ा दो वाला होगा। 7 पॉइंट की बढ़त के साथ HDFC इस समय आपको हर निशान में दिखेगा। HDFC बैंक जरा दिखाइएगा। 5-6 बड़े शेयर जिसको हम स्क्रीन पर रोज़ देखते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो आपको लाल निशान में दिखेगा इस समय 1 से 1.5 रुपये की गिरावट के साथ। दूसरा HDFC बैंक, स्पीड से फायर कीजिएगा, हाँ। दूसरा HDFC बैंक करीब 8 रुपये की मामूली सी बढ़त के साथ है। तीसरा TCS और इन्फोसिस दिखाइए। सभी लोगों का मानना है कि IT इस दुविधा वाले दौर से निकाल सकता है। देखो, कल भी काफ़ी हेल्प की थी, आज भी शुरुआत में इतना बड़ा डैमेज नहीं है। HUL पे भी डैमेज कोई बहुत बड़ा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपये का। LNT भी हर निशान में है, तो मिक्सड एंड मैच है आज। तो 23,800 51,000 का जो लेवल है उसको बचाया मार्केट ने। और बैंक निफ्टी पहले हर निशान में आया। जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आपको करना चाहिए तो बैंक निफ्टी में करना चाहिए। अभिषेक जी ने पूछा जिन लोगों को ज़्यादा टेढ़ शाणे हैं उनको क्या करना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा खुलते ही बैंक निफ्टी को प्लस करना चाहिए, क्योंकि इसकी रेशो ये बता रही है कि बैंक निफ्टी में अभी फ़िलहाल एक राउंड का 51,000 बचाया जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी भी जल्दबाजी है, मैं बोलूँगा आप लेवल्स को पक्का ना समझें, सभी लेवल्स को शक की निगाह से देखें। जब तक 52,500, जब तक 24,500 वापस नहीं आ जाते, ये लेवल्स आपको वापस आने पर ही आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप होना चाहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस को कॉशियस स्टांस दे के रखो। 40 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी बैंक बाकायदा अपनी गिरावट को कैप करते हुए दिख रहा है। जरा दिखाइए और टॉप गेनर्स मार्केट के कौन कौन से, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, उसके बाद फिर हम दूसरे शेयर्स चेक करेंगे। NTPC रिपोर्ट आई इस पे 1.5% ऊपर, पावर ग्रिड रिपोर्ट आई इस पे 0.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 0.5% ऊपर, भारती एयरटेल 0.5% ऊपर। जो शेयर कमज़ोर है उसमें बैक टू बैक दोनों ऑटो कंपनीज़ हैं, मारुति और M&M, दोनों में प्रेशर है। साथ ही BPCL भी आज 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो शेयर्स हैं वो चल रहे हैं नाइका 4% ऊपर, KPIT टेक 3% ऊपर, बॉश ये भी सॉर्ट ऑफ IT टेक कंपनी है 2.5% ऊपर। जो शेयर कमज़ोर है उसमें पॉलीकैब को भी जोड़ सकते हैं, 1.5% नीचे आके कामकाज कर रहा है। और जो शेयर 2 चल रहे हैं उसमें एक ITI नाम की एक सरकारी कंपनी है, वो आज 5.5% ऊपर। ईस्ट इंडिया होटल्स EIH होटल्स के नाम से कंपनी मिलेगी 4% ऊपर। KPIT टेक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 3% ऊपर। PNB हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे और PNC इंफ्रा भी करीब 6% नीचे है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे जहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस मार्केट के अंदर आ रही है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा एडवांस डिक्लाइन की रेशो को चेक करते रहना, पुट कॉल रेशो को चेक करते रहना, दिन भर में विक्स को चेक करते रहना। बिना डर के बाजार टूट रहा है, बिना डर के बाजार ऊपर भी आ सकता है, विक्स आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा है, लेकिन फॉलो अप बाइंग चाहिए जो मार्केट में अभी तो एब्सेंट है। 51,200 ला के बैंक निफ्टी ने प्रूव कर दिया कि उसको जल्दी भी है। और सुबह भी हमने आपको चार्ट भी दिखाए थे दोनों के अलग अलग करके कि देखो निफ्टी के अंदर तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहेगी इसके ऊपर आने की। और ध्यान रखें 20 तारीख के बाद से
ऑप्शंस के ट्रेड भी ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें पीएनबी हाउसिंग की बात बोल रहा था, वहाँ पे करीब 2.5 करोड़ शेयरों का एक ब्लॉक भी लगा है। अभी हमारे टिकर टीम ने नीचे डाल दिया है, ये शेयर को 6% नीचे की तरफ धकेल रहा है। प्राइस वगैरह भी आ जाएगा, आप उसको चेक कर लेना। हीट मैप स्क्रीन पर जल्दी जल्दी लेके आइए, फिर हम मेहमानों से ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। रेशो तो ख़राब है, जो ट्रेड करना लैब ट्रेड करना, 1 लॉट 2 लॉट और करना ज़रूर, स्टॉप लॉसेस लगा के करना ज़रूर आप ट्रेड, ठीक है जी। तो अब आते हैं ज़रा आज के हीट मैप पे। तो निफ्टी का हीट मैप अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर शेयर्स कमज़ोर दिखेंगे। इकलौता कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो निफ्टी का टॉप गेनर बन के मार्केट की हेल्प कर रहा हो। हाँ, अभी HDFC बैंक था, उस शीट में आ नहीं रहा, नहीं तो HDFC बैंक निफ्टी का भी पार्ट है। निफ्टी फार्मा आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, उसमें नेटको फार्मा करीब 2.5% ऊपर है, नहीं तो और ज़्यादातर शेयर आपको इस समय कमज़ोर दिखेंगे। दिखाते जाइए फटाफट से हीट मैप, और मेटल्स का दिखा दीजिए एक बार, IT का दिखा दीजिए, रियल एस्टेट का दिखा दीजिए, ऑटो का दिखाइए, बस ये चारों दिखाना और उसके बाद मत दिखाना। ये निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर HDFC, कोटक, इंडसन, SBI, चारों दिग्गज बैंक आपको कुछ कुछ हरे निशान में दिखेंगे। मेटल्स ऑलमोस्ट सभी आपको लाल निशान में दिख रहे हैं, छोटे बड़े सब कंपनीज के अंदर मोटा मोटी हमने डाली हुई है, ठीक। तो ये मेटल का इंडेक्स है। अब देखिए IT का इंडेक्स, IT में TCS एंड Infosys की वेटेज ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा टूटे हुए नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ओरेकल फाइनेंस, कफोर, जेसीएल टेक, एम्फेसिस, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। रियल एस्टेट में भी बहुत ही सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, सारी कंपनीज एक समान नहीं है, आप देख के आराम से ट्रेड कीजिएगा। तो ये रियल एस्टेट का इंडेक्स भी है। स्मॉल कैप मिड कैप आ जाएगा अभी आपके पास आपकी स्क्रीन पर, आप उसको भी नोटिस कर लीजिएगा। इस बीच मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने आज के ओपनिंग ट्रेड रख रहे हैं। तो जैसा कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था, बाजार की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, 65 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन निफ्टी बैंक दिखा रहा है ठीक ठाक ताकत। निफ्टी से अगर तुलना करेंगे तो अब 82 अंक ऊपर है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो वो अभी भी टिल्टेड है नेगेटिव साइड की तरफ, क्योंकि 720 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले 1420 शेयर वो हैं गिरावट वाले। तो अपनी ट्रेड की जरा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सोनी पटनायक रेडी हैं और साथ साथ आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। आदित्य, शुरुआत आपसे, ठीक है, ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या स्पॉट किया आपने बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जो हमने मन्नापुरम का ट्रेड दिया था सुबह, आई थिंक वो इंटैक्ट है। अभी भी स्टॉक कुछ 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक वीक मार्केट में, तो इसके साथ बने रहना चाहिए। और फ्रेश एडिशन अगर करना हो तो अभी भी कर सकते हैं। टारगेट्स इंटैक्ट है 175 के और 160 का भी भाव चल रहा है, और स्टॉप लॉस इसको थोड़ा सा ऊपर लाके 155 पे कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। इसके अलावा अशोक लेलैंड, अभिषेक, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत बाइंग इमर्ज होकर आ रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना है 215 का, और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 230 के आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो अशोक लेलैंड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक बाइंग यहाँ पे करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल, और जो रीसेंट हाइज थे 230 के, मुझे लग रहा है वापस टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अशोक लेलैंड को खरीदने की सलाह है। 220 रुपए के आसपास का भाव है। और दूसरा शेयर मणप्पुरम फाइनेंस जो रेकमेंड किया था, आज जो शुरुआत उसकी ठीक ठाक हुई है, 2% के आसपास की मजबूती है। और उसकी वजह यह है कि खबर ये आ रही है कि बेन कैपिटल कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है, कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसके चलते शेयर में तेजी हम देख रहे हैं। 175 रुपए का टारगेट आपके लिए, स्टॉप लॉस 155 रुपए का। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा होगा, कहां पर आपकी नजर गई है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मेरी तरफ से ओपनिंग ट्रेड में अभी फिलहाल के लिए एक ही स्टॉक रहेगा। बाय साइड पे इंडिया होटल का काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप उसमें चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे कायम रखी है, और यहाँ से फर्दर आज के सेशन में यहाँ पे एक बुलिश साइड के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से आप इंडिया होटल्स को प्लस कर सकते हैं। 750 का इसके अंदर टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे की तरफ में आपको 723 का लेवल मेंटेन करना है। 750 रुपए का टारगेट इंडियन होटल के लिए, 723 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो नजदीक का स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर का टारगेट हम देख रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि होटल स्पेस में ना और भी कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज रौनक है। EIH में हम देख रहे हैं कि 4-5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। कुछ जो खबरों वाले शेयर हैं ना, उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा नतीजों वाले अगर हम शेयरों की बात करें, KNR कंस्ट्रक्शंस, इसके बड़े रोबस्ट दमदार नंबर आए थे और शुरुआत इसकी हुई है 12% ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है KNR कंस्ट्रक्शंस का। इसको लेकर ध्वनि आप जरा एक व्यू दीजिए।
अभी तक हम पिछले महीने भर से या फिर अगर हम इस साल के भी चाल देखें ना, कोई ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस थी नहीं इसकी, लेकिन नंबर्स आज इसको जोश दे रहे हैं। आप इसमें क्या टारगेट सजेस्ट करेंगी और क्या इस बड़े गैप के बाद ट्रेड लेना है, अभी छोड़ देना है? यहाँ पे अभिषेक जी डेफिनेटली जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई है इसके अंदर तो एक कूल ऑफ डेफिनेटली आएगा स्टॉक में, जहां पे आपको वापस से स्टॉक एक डिप देगा 310 से लेके 305 के लेवल के बीच में। तो उन लेवल्स के पास इसके अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। वहां पर अगर आप बाय इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ में यहाँ पे 295 का मेंटेन करके चलना है, और ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है कि आपको वापस से इसके अंदर जो अपमूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा 345 के लेवल्स तक। ठीक है, 345 रुपए तक ये शेयर जा सकता है केएनआर कंस्ट्रक्शंस का। बाजार खुलने से पहले डिम्पी जिक्र कर रहे थे बॉश का। ये बड़ी कमाल की कंपनी है, मल्टीनेशनल है, और जो शुरुआत इसकी हुई है फिलहाल अगर आप वायदा की लिस्ट देखेंगे तो 3% ऊपर ये शेयर है, लीड कर रहा है। बॉश थोड़े बड़े साइज का शेयर है, थोड़ा क्या अगर देखेंगे साइज के हिसाब से, मतलब भाव के लिहाज से रिटेल थोड़े दूर रहते हैं। लेकिन आदित्य, आप जरा राय दीजिए बॉश के शेयर पर, जिसके पास अगर है वो कौन से टारगेट के लिए इसको होल्ड करे? अभिषेक जी बहुत ज्यादा अपबीट नहीं हूं मैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक जो आज देखने मिल रहा है उसके बाद वापस सेलिंग प्रेशर इसमें इमर्ज हो सकता है। 34,650 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो आपके पास अगर है तो ये लेवल जो है 34,650, 34,700, 34,700 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखे, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है स्टॉक वापस से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा अपना, और शायद 32,000 से लेके 31,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। वहां पे फिर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री तो मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर एग्जिस्टिंग किसी के पास है तो अराउंड 34,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉक में एक वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन पे। ठीक है, वापस डाउन ट्रेंड इसमें रिज्यूम हो सकता है। बॉश के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की आपके लिए सलाह है। आज बाजार में जो प्रेशर बनाने वाले जो शेयर है ना, उसमें ऑटो स्टॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे। M&M, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज प्रेशर बना रहे हैं। आयशर में भी करीब 1% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। ध्वनि, कहीं कोई शॉर्ट के सौदे खोजने चाहिए ऑटो स्पेस में? बिल्कुल अभिषेक जी, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पे बेयरिश साइड का है। एडवांस डिक्लाइंस यहाँ पे डिक्लाइंस के फेवर में बढ़ते जा रहे हैं एज वी आर मूविंग इन दी सेशन। तो और अगर ऑटो की ओवरऑल पैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रही है। और जहाँ पे हम ओपन हुए थे ऑन डे हाई से हम ऑलरेडी नीचे की तरफ फिसल चुके हैं। आयशर मोटर का काउंटर जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेक डाउन हुआ है स्टॉक का। प्रीवियस डे जो लोज बने थे उसके नीचे हमने ओपन करी है, और स्टॉक लगातार जो है वो फ्रेश लोज बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप शॉर्ट करते हैं तो टारगेट आपका यहाँ पे बनता है 4595 का। आपको उसके नीचे भी अगर गिरावट बनती है तो 4545 तक इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी रह सकती है। और स्टॉप लॉस के तौर पे ऊपर की तरफ में आपको 4730 का लेवल ध्यान में रखना है। इसके लेवल्स ऊपर आयशर मोटर्स पर एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। आज नतीजे भी हैं आयशर मोटर्स के, और इसके साथ साथ एंसिलरी में अपोलो टायर्स के नंबर्स भी हैं। दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन इस बीच इंडेक्सेस पर एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जहां से हम खुले थे वहां से रिकवरी इस वक्त मार्केट अटेम्प्ट करता हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 255 अंकों की रिकवरी आप देखेंगे। 51,000 के पास हम खुले थे, 51,200 के पार इस वक्त हम ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें 23,800 के इर्द गिर्द हमारी ओपनिंग होती हुई दिखी थी, 23,820 के आसपास ही सेटल होता है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। सेंसेक्स में भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर कीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं। सो क्लियरली लार्जर इंडिसेस हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक रिकवरी अटेम्प्ट की कोशिश है, खासतौर से बैंक निफ्टी में। लेकिन इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ दिख रहा है। बाजार खुलने के साथ साथ एक तो पीएनबी हाउसिंग पर ब्लॉक हुए थे, करीब 9.4% इक्विटी का सौदा। लार्ज ट्रेड की वैल्यू 2,345 करोड़ थी, और इसके अलावा पावर ग्रिड में 15 लाख शेयरों के सौदे भी होते हुए दिखे थे। तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं जिसके चलते स्टॉक्स पर इस वक्त आप एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। एनटीपीसी के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए। आदित्य, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। एनटीपीसी बाजार खुलने के साथ इनफैक्ट कह सकते हैं कि गेनर्स की लिस्ट में शामिल था, इस
इस वक्त हम देख रहे हैं वहां से गिरावट हावी होती हुई, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन का इश्यू 19 नवंबर को खुलने वाला है, उससे ठीक पहले एनटीपीसी में इस तरह की जो बिकवाली है, क्या कोई पोजीशन लेने की राय होगी या फिर वेट एंड वॉच करना है? वेट करना चाहिए मानसी, मुझे लग रहा है कि अभी भी अर्ली डेज है, लॉन्ग लेने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर कल का लो ब्रेक करता है स्टॉक, जो कि यहाँ पे 379 का था, अगर 379 ब्रेक करके सस्टेन करता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाई हो सकता है और नीचे की तरफ 365 से 360 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन नहीं करना चाहिए। अगर 379 को ब्रेक करता है तो फ्रेश शॉर्ट करना चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको 384 का लगाना है और टारगेट्स यहाँ पे हमारे 365 से 360 के रहेंगे। 360 तक भी नीचे जा सकता है। शॉर्ट करने की राय एनटीपीसी पर इस वक्त बनती हुई। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की अगर बात करें, बीएसई लिमिटेड अच्छे नतीजों के ठीक बाद एक इम्पैक्ट बाजार खुलने के साथ स्टॉक में मूवमेंट दिखी, लेकिन ध्वनि उसके बाद फ्रिजल आउट होता हुआ बीएसई लिमिटेड के स्टॉक को एक बार पुल अप करेंगे। मुनाफे में करीब 31% का उछाल दिखा अच्छे नतीजों के बाद भी। बीएसई लिमिटेड में इस वक्त 1-1.5% की तेजी है। वही स्टॉक है जहां पर मजबूती लगातार कायम रहती है, एक तो बीएसई और साथ ही सीडीएसएल। क्या अब भी यहां पर खरीदारी के मौके बीएसई में और सीडीएसएल पे क्या कोई शॉर्ट सिचुएशंस बन रही है? ये आप राय दीजिए ध्वनि। जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे बीएससी का काउंटर डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है रिजल्ट का वो ओपनिंग में हमें देखने को मिला, बट सस्टेन नहीं करा है। और ओवरऑल अगर आप डेली स्ट्रक्चर को भी देखें तो एक फ्लैट फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है, जहां पे ऊपर की तरफ 4970 से लेके 4990 का लेवल हम ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने को मिल रहा है। तो फर्दर बुलिश साइड का कोई भी ट्रेड है उसमें ये लेवल्स क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कंसिडर करा जा सकता है। नीचे की तरफ जो गिरावट यहाँ पर है वो आपको देखने को मिल सकती है कि कंटिन्यू होती हुई रहेगी। यहाँ पे 4350 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। तो बीएसई में कोई भी एक फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करे जा सकते हैं। जहां तक सीडीएसएल का सवाल है, तो सीडीएसएल में भी अगर आप देखें तो काफी टाइम से, इनफैक्ट अगस्त से ही स्टॉक एक साइडवेज रेंज में देखने को मिल रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस के तौर पे 1630 1650 का लेवल कॉन्स्टेंटली एक सप्लाई साइड का यहाँ पे माहौल बना हुआ है और वहां से आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स में भी अगर देखें तो आज के सेशन में जो गिरावट है वो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं है, बट प्रीवियस 3 डेज को अगर आप देखें तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये फर्दर आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सीडीएसएल के लिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पे 1400 के लेवल के पास है। तो इन लेवल्स के पास दोनों ही स्टॉक में रिविजिट करके फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बड़ा ही ट्रिकी सेशन है आज का, क्योंकि ना ही इंडिसेस आपको मौके दे रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी चाहे कितने भी ढूंढे जाएं, कोई पर्टिकुलर आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे, बैंकिंग प्लेयर्स हैं, बैंक निफ्टी में रिकवरी जो है उस पर एक नज़र होनी चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी जहां पर एक्शन था वो एक्शन भी फ्रिजल आउट होता हुआ। इन सारे के सारे सेक्टर्स में आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, ऑटो और फार्मा आज बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। ऐसे में लॉन्ग्स बिल्टअप कहाँ हो रहे हैं? बॉश, जाइडस लाइफ, बाटा, टाइटन जैसे चुनिंदा शेयर्स हैं, पर्टिकुलरली डिफेंसिव्स और बैंकिंग प्लेज और साथ ही कुछ कंजम्पशन थीम्स हैं जहां पर आप देखेंगे लॉन्ग्स बिल्टअप का सिलसिला इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह। उनका स्वागत करते हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी और आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें फर्स्ट निफ्टी की तो डेफिनेटली आज भी वापस हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। अराउंड 23,800 एक जोन था, वो भी सपोर्ट के अराउंड हमें दिख रहा है मार्केट। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। आई थिंक यहाँ से अगर सेकंड हाफ में अगर बाउंस देखने मिल सकता है, 23,750 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस की तरह हमें देखना चाहिए मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर तो फर्स्ट यहाँ रहेगा बाय रिकमेंडेशन इंडियन होटल। इंडियन होटल का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में एक अच्छा आज हमने एक मोमेंटम देखने मिला है, तो इंडियन होटल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 715, टारगेट है 755। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व, ये सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए बजाज फिनसर्व का तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे एक सपोर्ट के ब्रेक किया है, तो आई थिंक यहाँ पे और गिरावट देखने मिल सकती है बजाज फिनसर्व में। स्टॉप लॉस रखना है 1730, टारगेट है 1640।
बजाज फिनसर्व एक राय और साथ ही इंडियन होटल्स लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर इंडियन होटल्स का शेयर भी है। टाटा केमिकल्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। खबर आई है ध्वनि, कंपनी कुछ बिजनेस एक्सपेंशंस प्लान कर रही है यूके यूनिट को लेकर। टाटा केमिकल्स शुरुआती तेजी हमने देखी, उसके बाद फ्रिजल आउट होता हुआ 1061 के लेवल्स पर करीब 1% की गिरावट इस वक्त। टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे टाटा केमिकल्स के अंदर अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही नैरो रेंज फॉर्मेशन इसके अंदर कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है, जो आपको 2021 से देखने को मिलेगी कि स्टॉक एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 1180 के लेवल्स के पास फेस कर रहा है और नीचे सपोर्ट लेवल स्टॉक ने काफी स्ट्रांगली बना रखा है, जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में कोई भी एक बाय ट्रेड यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी इसके अंदर, गिवन द डेवलपमेंट्स जो है उनका भी इफेक्ट आने में यहाँ पे टाइम लगेगा। ओवरऑल जो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो है 1020 के लेवल के पास, तो 1020 के लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर फर्दर कोई एक बाय पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है और नीचे की तरफ में गिरावट जो है वो इसके अंदर भी कॉन्स्टेंटली देखने को मिल सकती है। देखिए धीरे धीरे निफ्टी के अंदर तो रिकवरी आ ही नहीं रही। निफ्टी तो आपको पता ऑलरेडी थोड़ा वीक भी है, भले ही आईटी कितनी भी हेल्प क्यों ना कर ले, लेकिन आईटी के साथ आपको कम से कम 3 मेजर सेक्टर्स और चाहिए। मेटल्स चाहिए, ऑटो चाहिए, इस तरह के बड़े सेक्टर्स चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाएँ। दूसरा, बैंक निफ्टी 64 पॉइंट ही सिर्फ ऊपर है 51,200 पे, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो HDFC वाला सपोर्ट है ये थोड़ा बहुत काम आ रहा है। वैसे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है मेरे को बैंक निफ्टी को देख के, लेकिन हाँ हरे निशान में बस यही अच्छा लग रहा है देख के, और इसके अलावा मेरे लिए भी कोई ख़ास बड़ा एक्साइटमेंट का लेवल मेरे को नहीं दिख रहा। दूसरा पॉइंट, मैं अभी ये चेक कर रहा था कि भी ये एडवांस डिक्लाइन वगैरह रेशो क्या है। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशो दिखाना स्क्रीन पर, आपको दिखेगा काफ़ी ख़राब है आज भी। अब आप देखोगे लॉन्ग के सिर्फ 14 शेयर हैं, कवरिंग के साथ यानी कि करीब 20 शेयर ऐसे मिलेंगे, 20-22 शेयर जो आपको F&O में दिख रहे हैं। 150 शेयरों हैं गिरावट के साथ, और रेशो ऊपर की भी आप चेक करेंगे तो 1:4 को क्रॉस की हुई है NSE की, और BSE की कम से कम 1:3 पे चल रही है। यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा आज भी गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और पार्टिसिपेट कर चुका है, कर नहीं रहा, कर चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह का ज़्यादा स्क्वीजिंग होना यानी कि ज़्यादा किसी चीज़ को दबा देना वो एक पुल बैक का कारण भी बनता है, वो एक पुल बैक का कारण भी बनता है। आई रिपीट, हाँ, तो इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट करो तेज़ी के, पुल बैक के, वड़ावर जो भी करना वो बैंक निफ्टी के साथ शुरू करना। आज का स्टॉप लॉस 51,000 का लगाना, पुल बैक आज का 51,500 तक का ही है, इससे बड़ा नहीं है। ऑप्शंस में देख रहा था 51,500 की स्ट्राइक की या 51,000 की स्ट्राइक की, मेरे को कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। दूसरा, आज वीकली बेसिस पर ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे, रोल होंगे नहीं। अगला सीरीज़ आपका बिना बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का है, तो टुडे इज़ द लास्ट डे। तो आप ऑप्शंस में तो ना ट्रेड करना, जो भी करना फ्यूचर्स के अंदर ही करना। ये वीकली कॉल है 51,500 की, जिसमें मामूली सी 10% तक की बढ़त, अभी आप 2% तक की बढ़त इनफैक्ट अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और 51,500 की भी पुट भी दिखाना, पुट भी दिखा दो इसकी 51,500 की, तो वो भी आप देखेंगे वो भी 390 पे ही चल रही है, उसके अंदर भी हल्की सी 1% की बढ़त है। तो दोनों के अंदर बढ़त आ रही है, पुट के अंदर भी कॉल के अंदर भी, दोनों ही गुम कर देंगे मार्केट को साइडवेज करके, दोनों का प्रॉफिट बुकिंग करा देंगे और दोनों से पैसे ले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एग्रेशन ज़्यादा ऑप्शंस वालों का आज दिखाना नहीं है, शांति से बैठे रहिए। अगर कोई ट्रेड लेना भी है तो फ्यूचर्स का लेना, वो भी इक्का दुक्का। आते हैं जरा विक्स पे। विक्स अभी भी 15 के ही नीचे है, बट 15 के बिल्कुल मुआयने पे खड़ा है। 15 के ऊपर का विक्स मार्केट के अंदर आपके 23,500 वाले रास्ते खोल सकता है, तो पुल बैक और कमज़ोर होता जाएगा अगर विक्स 15 के ऊपर आके ट्रेड करता है। तो फिलहाल अभी 15 से जस्ट नीचे ही कामकाज कर रहा है। सब चीज़ें नोटिस करते रहो, और कोई पॉइंट मेरे को ऐसा सच नया नहीं है, मैं तो आपको उन्हीं पॉइंट से ही आपको सारी बात क्लियर करता चलता हूँ। आज जहाँ पर पोजीशंस बनी हैं उसमें एक शेयर मेरे को हरे निशान में दिख रहा है, क्या एकुमुलेशन का शेयर हो सकता है? देखिए, मैंने सुबह से आज एक बार भी ऐसा शेयर नहीं पूछा जो मेरे को लगे कि मेरे को स्विंग का बेनिफिट लेना है। मेरे को लेना ही नहीं स्विंग का बेनिफिट, मेरे को शेयर्स में अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है। और मैं बता रहा हूँ, डिज़ाइनिंग का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है इस समय। आप 25% पैसा अपने टोटल पोर्टफोलियो, तिजोरियों, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, जिसमें से भी मार्केट के नाम पे रखना चाहते हैं, उसका 25% पैसा ले आइए बाज़ार के अंदर, और रोज़ मेहमानों को सुनिए। आपसे मैं तो पूछता ही हूँ, रोज़ आपको शेयर बताए रहे, आप उनको धीरे धीरे एकुमुलेट करो। ठीक आदित्य, एक शेयर मेरे एकुमुलेशन की लिस्ट में और भी आया है, वो 1325 रुपये का बाटा इंडिया है।
इसने इस बार के तेज़ी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। हो सकता है इस बार पुल डाउन में होके ये पुल बैक जब भी मार्केट के अंदर आएगा ये शेयर भी ऊपर आए। आपकी रिकमेंडेशन बाटा इंडिया पे? बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत अच्छा एक स्पॉट किया है हमने स्टॉक बाटा इंडिया। और अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो इसका RSI 40 के आसपास है, और अगर प्रीवियसली मैं देखूं हर टाइम RSI इसका 40 पे आता है, वहां से स्टॉक एक अच्छी रिकवरी देता है। तो बाटा इंडिया, और अगर हम देखें तो स्टॉक खड़ा है पिछले कुछ दिनों से, जबकि मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे बहुत फेवरेबल लग रहा है स्टॉक। इसमें एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1300 से लेके 1280 का बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में, और ऊपर की तरफ अगर स्टॉक धीरे धीरे आने लगे, ऊपर एक मोमेंटम इसमें बिल्डअप हो, तो कहीं ना कहीं ये 1500 से लेके 1700 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो एक्यूमुलेशन जोन पे डेफिनेटली ये बाटा। नीचे हमको 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में हम टारगेट इसमें 1700 का लगा के रख सकते हैं, और कम से कम 1 से 2 महीना वेट करें, शायद मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी हमें। ठीक है, शेयर की संख्या कम है, आज सिर्फ 9 ही शेयर लॉन्ग किया। कहो तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। बॉश, NTPC, बाटा, थोड़ा बहुत अभी ऊपर आ रहा था, अभी ये फ्लैट हो गया। मैरिको, गोदरेज, CP, एक्सेस, HUL, HDFC बैंक और ICICI बैंक, बस और शेयर ही नहीं है। तो कई बार ज़्यादा दबाव भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक बार मैं जरा ये कंजम्पशन वाले शेयर्स भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, HUL, गोदरेज, CP और मैरिको, ये जरा ये भी दिखाना। HUL, गोदरेज, CP और मैरिको। एक बार ध्वनि, आप इन तीनों में से कोई किसी का चार्ट ठीक लग रहा है आपको? गोदरेज, CP, मैरिको और HUL। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे तीनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर जो है उनमें काफी गिरावट देखने को मिली है। बट आप अगर स्ट्रक्चर वाइज ब्रॉडर चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो मैरिको का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ पोलैरिटी इसका जो है, जहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 590 से लेके 585 के लेवल्स के पास, वो वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा है। और इसका रीटेस्ट भी हमने देखा कि काफी बार यहाँ पे मई 2024 मई के अंदर इसका रीटेस्ट काफी बार हुआ है, और अभी फिलहाल भी उन्हीं लेवल्स के पास हम स्टॉक को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैरिको के अंदर अक्यूमुलेशन करी जा सकती है। स्लो एंड स्टेडी ट्रांचेस के अंदर इसके अंदर बाय कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल जो बाय इनिशिएट करेंगे उसके लिए स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है नीचे की तरफ में 580 का। ये जो बाउंस आपको मिलेगा ये सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ 635 से लेके 650 के लेवल्स तक। कंजम्पशन स्पेस में एक आउटलुक यहाँ पर, पर्टिकुलरली मैरिको के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे 1% की मजबूती, 635 पहला लक्ष्य, उसके बाद 650 तक के टारगेट्स, 580 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की तेजी इस वक्त कायम है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट है, और निफ्टी और सेंसेक्स जो है संभलने की कोशिश में, लेकिन कोशिश में नाकामयाबी। लेकिन अभिषेक, गुड मॉर्निंग, काफ़ी तरोताज़ा फ्रेश लग रहे हैं आप एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? मानसी, देखिए छुट्टियां हमेशा अच्छी होती हैं, और इस बार की छुट्टी थोड़ी अच्छी इसलिए भी रही क्योंकि छठ का पर्व था, और मैं जहां से बिलोंग करता हूं बनारस के पास से, बिल्कुल वो बिहार से टच करता हुआ इलाका है, तो वहाँ पर भी फेस्टिविटी वैसी होती है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि तमाम दोस्त मिले, और कई तो ऐसे मिले जो कई साल के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो अच्छी रही छुट्टियाँ उस सेंस में अगर कहें तो। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स कुछ और बात जी अभिषेक बताइए। हाँ, बताइए मानसी। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कह सकते हैं आपके कल्चर और ट्रेडिशन बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हैं, तो हम आपके साथ ही थे, हम देख रहे थे सब कुछ। नहीं, डेफिनेटली होना भी चाहिए, आप जहाँ से भी होते हैं ना। और यही तो देखिए खूबसूरती है देश की, इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है। आप कहीं से भी हों, आप चाहे कश्मीर से हों या फिर आप कन्याकुमारी से हों, अलग अलग तरह के रंग दिखेंगे हर तरफ। ईस्ट, वेस्ट के, नॉर्थ, साउथ, हर जगह अलग तरह की वो छटा होती है। तो निश्चित तौर पर कोशिश होनी चाहिए कि जो भी जहाँ से है अपने कल्चर को प्रमोट करे, अपनी जो भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनको सेलिब्रेट करता रहे अपने अपने तरीके से। लेकिन बाजार थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है मानसी। अब 120 अंक नीचे निफ्टी आ गया है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी हर निशान में टिका हुआ है, 50 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि अब पूरी तरह से जो मंदड़ी है उनके पक्ष में आता जा रहा है। 300 शेयर तेजी के हैं, और इसके मुकाबले करीब 2000 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। और
125 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की जो बढ़त थी वो रह गई है सिर्फ 20 से 25 अंकों की, हल्की सी, बहुत मुश्किल हर निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि सरकार एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लॉन्च करेगी। इस स्कीम के तहत एनर्जी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजी लगाने वाली एमएसएमईज को इंसेंटिव दिया जाएगा। खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए, निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर, क्या है अपडेट्स आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के मकसद से ऊर्जा मंत्रालय एक नए स्कीम की घोषणा करने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। जल्द ही इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे ताकि जो इंडस्ट्री है वो पहले से इन स्कीम्स को अच्छी तरीके से देख ले और बाद में उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मकसद ये है कि तमाम तरह के जो इंडस्ट्रीज है, खासकर जो स्मॉल कैटेगरी की इंडस्ट्री हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित जो फैसले हैं वो लें। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय अदिति नाम से एक स्कीम की घोषणा करने वाला है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी और इसके तहत एमएसएमई कैटेगरी में जो इंडस्ट्री आ रही हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5% और 10% का इंटरेस्ट सब्सिडी का भी फ़ायदा मिलेगा और मकसद ये है कि जो स्मॉल कैटेगरी स्मॉल सेगमेंट की जो इंडस्ट्री हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको एनर्जी एफिशिएंसी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगी। फोकस एमएसएमई कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर है। सरकार इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है और 14 दिसंबर को इस स्कीम को लॉन्च किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो स्मॉल सेगमेंट की कंपनीज़ हैं, एमएसएमई कैटेगरी की कंपनीज़ हैं, उन्हें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार स्कीम लेकर आएगी। लेकिन इस बीच स्विगी के लिस्टिंग पर सभी की नज़रें होंगी और जो लिस्टिंग हो रही है वो पॉजिटिव होने की उम्मीद है। 390 रुपये का इसका इशू प्राइस था। बीएसई पर जो भाव सेटल हुआ है वो हुआ है 412 रुपये प्रति शेयर पर और एनएसई पर 420 रुपये पर, यानी कि 6 से 7% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम आईपीओ की बात करें 3-3.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन इसका आया था स्विगी का। लेकिन आज सुबह सुबह वरुण ने जब अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट की शुरुआत की तो उन्होंने स्विगी पर रिपोर्ट आई थी मैक्वारी की, उसी के साथ शुरुआत की थी। मैक्वारी ने मतलब लिस्टिंग से पहले ही अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है और 325 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है इसके लिए, स्विगी के लिए। लेकिन देखिए, ठीक ठाक पॉजिटिव ओपनिंग जैसे कि उम्मीद थी हो रही है। हालांकि बड़े प्रीमियम्स पर ये लिस्टिंग हो नहीं रही है। जिन्होंने बड़ी उम्मीद में पैसे लगाए होंगे उनको थोड़ी सी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि बमुश्किल 7% 8% के गेंस के साथ इसकी शुरुआत हो सकती है। एक बार लिस्टिंग होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चाल कैसी होती है। अपने एक्सपर्ट से हम व्यू भी लेंगे स्विगी के शेयर को लेकर। लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि बाजार में अभी आपके लिए ऑप्शंस में मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड करना, अभी कहां पर पैसे बनेंगे? मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, नो डाउट बाजार में दबाव देखने को मिलता है। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ऑटो स्पेस, खास करके टू व्हीलर स्पेस में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो टीवीएस मोटर एक पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहे हैं और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी खराब हुआ है। तो ये अंडरलाइन यहाँ से हमें 2350 की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अनदर 2-3% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 2400 का पुट ऑप्शन है एट द मनी का, जो करंटली 47-48 के आसपास चल रहा है, जिसे ऐड करने की सलाह होगी इन द रेंज ऑफ 45-47। 34 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 55 का होगा, दूसरा टारगेट 70 का होगा। इसका लॉट साइज 350 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4200 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड 8400 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो टीवीएस मोटर वीकनेस के चलते यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं।
ठीक है, पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं टीवीएस मोटर का। वैसे भी आज ऑटो में कमजोरी है, पुट खरीदना यानी कि मंदी को लेकर और थोड़ा सा बुलिश हो जाना। 24 वाली पुट खरीदी है एट द मनी वाली, 45 से 47 रुपए के बीच में आपको ये मिलेगी। लक्ष्य होगा 55 से 70 रुपए का। स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चलना इसमें 34 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8,400 रुपए, अधिकतम नुकसान जो होगा 4,200 रुपए का इसमें लगेगा, यानी कि उसके ठीक आधा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक है। टीवीएस मोटर करीब 1.5% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर हम ऑटो में बाकी शेयरों को आप देखेंगे ना, तो M&M हो गया, हीरो मोटो, आयशर 2.5 से 3% के आसपास तक की गिरावट पर ये सारे के शेयर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाजार की जो कमजोरी है और बढ़ गई है, और नोटिस करने वाली चीज ये है कि अब तक निफ्टी बैंक जो कोशिश कर रहा था हर निशान में टिकने की, अब वो आ गया है करीब करीब 100 अंक नीचे। 51,000 के मुहाने पर आखिर निफ्टी बैंक खड़ा है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 150 अंकों के आसपास की है, यानी कि पिछले 4 सत्र में करीब 600 अंकों की गिरावट आई थी, और आज को जोड़ लीजिए अगर आप 150 अंक को, तो 5 सत्र में लगातार करीब करीब 700-750 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं। एकमात्र शेयर NTPC है जो 1% की तेजी दिखा रहा है। उसके अलावा कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आधे % की भी तेजी हो। भारतीय एयरटेल, HUL ये 0.25% के आसपास तक के गेंस दिखा रहे हैं, और निफ्टी में इस वक्त 50 में से करीब करीब 41 शेयर कमजोरी वाले ही हैं। कुछ शेयर जो और मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूं जहां पर थोड़ी तेजी है। वायदा में उसमें जायडस लाइफ है करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा मदरसन सुमी में करीब 1.25% के आसपास से तेजी है। बॉश तेज जरूर है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर ये शेयर फेस कर रहा है। बाकी वायदा में आप देखेंगे मेट्रोपोलिस में करीब 4% के आसपास से गिरावट है। HL का शेयर भी करीब 3.5% टूटा हुआ है। इसके अलावा डिफेंस में BL ये भी कमजोर है। कैपिटल गुड्स में BHEL करीब 3% के आसपास की गिरावट है। और डिक्सन टेक, अशोक लेलैंड ये कुछ शेयर हैं जहां पर 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। ध्वनि, बाजार में कहीं आपकी कोई नजर गई है? क्योंकि गिरावट बड़ी है, कहां पर बिकवाली करके पैसे बनाए जा सकते हैं? कोई शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? अभिषेक जी, ओवरऑल एंटायर मार्केट के अंदर मैं कहूँ तो अर्ली ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है, जहां पर काफी सारे स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज है जहां पे सपोर्ट कुछ स्टॉक्स के अंदर, जैसे हमने अभी मैरिको की चर्चा करी, उसके अलावा इंडिया होटल्स है जो इन्हीं मार्केट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी दिखा रहे हैं। फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जहां पे फ्रेश ब्रेकडाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो बेरिश साइड के स्ट्रक्चर्स है उन्हीं के अंदर जो प्रीवियस स्विंग लोज है जहां पे ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें टाटा मोटर्स जहां पे ऑटो में कंप्लीट एक यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, उसमें टाटा मोटर्स के अंदर एक फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्पॉट करने को मिल रही है, जहां पे 780 का लेवल जो है जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वापस से स्टॉक जो है वो एक और लाइन ऑफ फॉल देखने को मिलेगी, जहां पे 740 के लेवल तक इसके अंदर गिरावट जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे ऊपर की तरफ में आप यहाँ पे 805 का लेवल ध्यान में रखें, बट कंडीशनली 780 जैसे नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के लिए, उसके बाद टाटा मोटर्स के अंदर फ्रेश शॉर्ट्स कर सकते हैं। मोटर्स में फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। इस बीच आप देखिए मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 1000 अंकों के आसपास की गिरावट है, हालांकि वोलेटिलिटी वहां पर भी काफी ज्यादा है। एक और शेयर आप ध्वनि चेक कीजिए, वो है अमारा राजा का। 1400 रुपए के स्तर से लगातार इसमें हम प्रेशर देख रहे हैं। आज शुरुआत इसकी हालांकि ठीक हुई थी, लेकिन टिक नहीं पाया और फिर से नीचे आ रहा है। अमारा राजा यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? जी अभिषेक जी, यहाँ पे अमरा राजा बैटरीज की अगर हम बात करें या अमरा राजा एनर्जीज, जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे वीक साइड पे देखने को मिल रहा है। फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे 1214 के लेवल के पास। सो यहाँ तक की गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, बट हालांकि ऊपर की तरफ भी स्टॉक का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है करीब 1325 के लेवल के पास। तो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर आपको फेवरेबल नहीं मिलेगा, तो फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करी जा सकती। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करके रखे, 1225 के पास इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें। 1225 के आसपास ये आप लेवल 1325 ये टारगेट होगा हमारा राजा के लिए, ये आप ध्यान में रख के चलिए। बाजार में देखिए वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है,
100 अंक नीचे अभी निफ्टी है और निफ्टी बैंक जो अभी 100 अंक कमज़ोर हो गया था अब फिर से वो रिकवर करके हरे निशान में आ गए हैं। 30 अंकों के आसपास की मजबूती ये इस वक्त निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। एक शेयर आदित्य ज़रा आप चेक कीजिए, वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BHEL का। 225 रुपये के आसपास का भाव है और 325 रुपये के बाद हमने लगातार इसमें कमज़ोरी देखी है। अभी और कितना कमज़ोर हो सकता है BHEL? 230 का जो इसका इमीडिएट सपोर्ट था वो ब्रेक करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वीकनेस डेफिनेटली कहीं ना कहीं है। 210 का इसका एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है, शायद स्टॉक वहां तक टेस्ट कर सकता है लेवल्स। अगर इसमें आप फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो 220 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए 210 के टारगेट के लिए, और ऊपर में स्टॉप लॉस हमको 230 का लगाना पड़ेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का बैटर है, बहुत फेवरेबल तो नहीं है, बट हाँ स्टॉक में थोड़ी वीकनेस जरूर है क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो इसका 230 का था वो ब्रेक करके अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए BHEL पर ये आउटलुक एक बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में जो गिरावट है, इस गिरावट के ट्रेंड में क्लियरली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। और ध्वनि, राइट वर्ड यूज्ड बाय यू कि अर्ली फ्राइडे सेल ये तो नज़र आ रही है, ये तो ट्रंकेटेड वीक भी है इस वक्त। अगर आप देखें शॉर्ट्स बिल्टअप जहाँ पर हो रहे हैं, इस लिस्ट में भी कई सारे काउंटर्स हैं और सीमेंट प्लेयर्स पर एक नज़र होनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड मोमेंटम है। सीमेंट चाहे लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप सीमेंट प्लेज हो, इस वक्त की जो कमजोरी है इसे देखते हुए कोई राय बनेगी यहाँ पर? मानसी, यहाँ पे सीमेंट पैक को अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउनवर्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन्स आनी चाहिए वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन्स इनके अंदर नहीं देखने को मिल रही है। जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है वो इंडिया सीमेंट और रैमको सीमेंट का काउंटर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो हालांकि अपने जो हाइज स्विंग हाइज बनाए थे उन्हीं के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रेकडाउन आनी चाहिए कि प्रीवियस स्विंग लोज को हम ब्रेक करें जहां पे बेरिश स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हो, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली है, तो इनको वेट एंड वॉच के तरीके से यहाँ पे अभी कंसिडर करना चाहिए, ना बाय या सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा इन सीमेंट काउंटर्स में। हाल सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में रखे हैं सीमेंट काउंटर्स को, लेकिन मोमेंटम जो है आने वाले दिनों में दिख सकता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो रियल एस्टेट की भी अपसाइकिल है, लेकिन करंट सिचुएशन में एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड इन स्पेसिस पे आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट्स। जाइडस लाइफ देवांग करीब 2% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में। जो चुनिंदा प्लेयर्स है जहां पर मजबूती है, इसमें जाइडस लाइफ का काउंटर है 966 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ZSL की बात करें तो डेफिनेटली आज हमने एक बाउंस देखा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक ये स्टॉक 990 के ऊपर अबाउ नहीं जाता तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक सपोर्ट है 925 का, ये एक मेजर सपोर्ट है ज़ायडस लाइफ साइंस के लिए, तो 990 के ऊपर देख सकते हैं 925 के सपोर्ट के लिए। ठीक है, और देखिए इस वक्त ये जो एडवाइसेस और सलाह आपको मिल रही है बिल्कुल रैशनल इसलिए हैं क्योंकि हम और हमारे एक्सपर्ट्स, हमारा एकमात्र लक्ष्य ये है कि अगर बाजार में मोमेंटम नहीं है, वॉलेटिलिटी है, भारी उतार चढ़ाव है, ऐसे में कोई ट्रेड ना ले लेकिन कोई गलती ना करें। इसीलिए लगातार हम आपको ये वेट एंड वॉच का नज़रिया बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे बाजार में आपको एंट्री पॉइंट्स कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। भले ही बाजार गिरावट देख रहा है, पोर्टफोलियो बनाने का मौका ये ज़रूर नज़र आ सकता है, लेकिन वो मौका भी सही पोर्टफोलियो बनाने का, सही सेक्टर्स और सही एंट्री पॉइंट्स के लिहाज से आपको ढूंढना चाहिए, और इसी वजह से लगातार ये राय कि कॉशियस नजरिया आपको अपनाना है। बहरहाल निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की कुछ और प्लेयर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। आदित्य, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखें, डीमार्ट 0.5% की तेजी। वैसे तो कंजम्पशन पर अभी ध्वनि से एक आउटलुक हमने लिया ही, डाबर गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक प्राइसेस में भी हल्की फुल्की तेजी है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट अगेन वॉलेटाइल एक्शन ही है, तेजी जो है वो बरकरार नहीं रह पा रही। और अगर हम देखेंगे तो स्टॉक लगातार लोअर हाइज बनाते आया और रिजल्ट्स के बाद तो स्टॉक में हमने एक भारी गिरावट भी देखी है। रीसेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि आपके 3700 से 3650 के आसपास है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसमें अपबीट नहीं हूँ, और मैं अगर मुझे पैसे डालने हो, फ्रेश मनी एलोकेट करना हो तो मैं डीमार्ट में एलोकेट नहीं करना चाहूंगा। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जुबिलेंट फूडवर्क उससे मुझे काफी अच्छा लगता है। जुबिलेंट अगर मुझे इसी स्पेस में कुछ देखना है तो क्विक कॉमर्स अगर मैं बोल दूं, या फिर
कंज्यूमर बोल दूं तो उसमें जुबिलेंट फूडवर्क में भी उससे बेटर लगता है। यहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो में कुछ बिल्ड करना हो तो यहाँ पे 600 तक की अच्छे सपोर्ट लेवल्स है, वहां तक खरीदारी करे। ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक 700 लेके 750 के लेवल्स दिखा सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें मोमेंटम बेटर है, तो इसके साथ स्टिक करे। डी मार्ट अभी फिलहाल अवॉइड रहेगा मेरे लिए। रेस्टोरेंट प्लेस में जुबिलेंट फूड के काउंटर पर एक नज़र रहनी चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर इस वक्त कोई राय नहीं बनती हुई दिख रही है। इस वक्त बाजार में अगर देखेंगे मूड माहौल जो है, शुरुआत जिस तरह की हुई उसी तरह का माहौल, बड़ा ही ट्रिकी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री पॉइंट ना इंडिसेस के लिहाज से आपको मिल पाएगा, ना ही आपको स्टॉक स्पेसिफिक कोई एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। लगातार एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि बाजार में बिल्कुल संभल कर समझ कर आप जो भी पोजीशंस लेनी है लें। जहां हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस की बात कर रहे थे, फूड डिलीवरी स्पेस में अब आप देखिए जोमेटो के बाद स्विगी अगला खिलाड़ी है और लिस्टिंग जो है इस वक्त होती हुई आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है ये स्टॉक, और ताज़ा अगर आप देखेंगे 420 के लेवल्स पर इस वक्त ये स्टॉक जो है करीब 7 से 8% की तेज़ी के साथ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इशू प्राइस 390 रुपये प्रति शेयर का था और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 7-7.5% के लिस्टिंग गेंस के साथ स्विगी में लिस्टिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके। बीएसई पर 412 रुपये प्रति शेयर पर ये लिस्ट हुआ है। इश्यू प्राइस 390 रुपये प्रति शेयर का था। इस वक्त अगर आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर स्विगी की लिस्टिंग की पूरी तैयारियां लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त प्रसारण, और स्विगी की लिस्टिंग 394 के लेवल्स पर एक्सचेंजेस पर ये नया स्टॉक लिस्ट होता हुआ, एनएसई पर 8% प्रीमियम पर होता हुआ लिस्ट। अब पियर कंपैरिजन में अगर देखेंगे जोमेटो के साथ एक और खिलाड़ी खड़ा है स्विगी, जो कि डिस्कशन का पॉइंट बनता जाएगा। चलिए, तो इस बीच बाजार के उतार चढ़ाव तो पर तो नजर है ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में नॉन एग्री एग्री कमोडिटी के सेक्टर